हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्ज़ाम बंधु चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। प्यारे टाइगर्स, मैं आपको टाइगर्स कह रहा हूँ क्योंकि आप एक तरह से ऐसे योद्धा हैं जो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सेवा फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। तो एक प्रकार से आप योद्धा हो। और प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि कई बार अपन किसी एग्जाम को अदरवाइज में लेते हैं और हल्के में लेते हैं। हर सेवा का अपना महत्व है समाज के अंदर, और राज्य सरकार के ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, चैनल है, उसके अंदर फोर्थ ग्रेड सर्विस जो है वो आ, एक महत्वपूर्ण और अच्छी सर्विस है, नो डाउट। कहा जाता है जनरली कि एक सर्विस का जो एक अपना महत्व होता है, उस संदर्भ में कई किंवदंतियां हैं, बट इसके महत्व को अपन कम नहीं आंक सकते हैं। एक फोर्थ ग्रेड सर्विस जो है वो एक किसी संस्थान की रीढ़ की हड्डी होती है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा और समाज स्वीकार करता है। तो इस संदर्भ में मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप इसे पूर्ण एटीट्यूड से, पूर्ण भावना से, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण उत्साह के साथ में कीजिए। और आपके पास में जो भी समय बचा है, हालांकि समय अभी कम बचा है, आई होप यू आर डूइंग वेल सिंस लॉन्ग टाइम इन दिस रिगार्ड। तो हम टॉपिक पे आते हैं। आज प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको भारतीय संविधान का जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित कर रखा है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक को बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान का नंबर वन परिचय, और दूसरी बात है इसके लक्षण, जिससे हम अन्य भाषा में लक्षण को अपन विशेषताएं कह सकते हैं। परिचय, भारतीय संविधान का परिचय। तो एक परिचय अगर कहते ही हमें केवल अ, हल्के में नहीं लेना है, यह एक बहुत बड़ा एक अवधारणा बन जाती है, बहुत बड़ा विचार, और इसके पीछे बहुत जो परिचय के संबंध में मुख्य मुख्य संविधान की बातें हैं वो सब शामिल होती है। और जो पेपर सेटर हैं वो इसकी व्यवहारिक जो बातें हैं वो आपको पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो मेरा प्रयास है कि मैं इस परिचय के द्वारा और इन लक्षणों के द्वारा, लक्षण से मतलब है भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का संबंध में क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसके बारे में आपको अ, अपना जो प्रश्न बन सकते हैं उनके संबंध में आपको मैं बताऊंगा। तो आप लक्षण से कंफ्यूज नहीं हुए, जनरली हो जाते हैं, तो विशेषताएं अपन इसके अंदर इसका अर्थ ले सकते हैं। दो बातें हैं भारतीय संविधान के संबंध में। फिर दूसरा टॉपिक जो है पॉलिटी का, जो राज्य राजनीति का है, उसके बारे में भी आगे अपन अगले सीरीज में चर्चा करेंगे। तो करते हैं बिना विलंब किए इस टॉपिक को शुरू। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही भारतीय संविधान की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले कई इस प्रकार की चीज़ें, टॉपिक आते हैं कि क्या क्या हमें इसमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि परिचय, तो परिचय के अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिएगा, परिचय के अंदर इसका निर्माण कैसे हुआ, इस संबंध में जो भी हमारा इतिहास रहा है, इसके निर्माण के लिए जो गतिविधियां हुई है वो सब आएगा। उसके बाद में संविधान की जो सभा थी, है ना, संविधान की सभा, उसके संबंध में जो समितियां थी वो सब इसमें आएगी। इनके अंदर राजस्थान से कौन था, इसके अंदर महिला प्रतिनिधित्व क्या था, निर्वाचित थे, मनोनीत थे जो संविधान सभा थी, इसको शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई, इस प्रकार की सब चीज़ें ये आएगी। नंबर 3 पर आएगी इसकी प्रस्तावना, और जिसको हम प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं। तो वो, इसके अलावा हमारे जो संभावित प्रश्न संविधान के परिचय के अंदर आते हैं, जो भी व्यक्तित्व हुए हैं उनके द्वारा क्या सिद्धांत दिए गए हैं, उनके द्वारा क्या परिभाषाएं दी है, उन संबंध में ये हमारे संविधान के परिचय के अंदर है। तो अब अपन सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं, और एक आपसे इस संबंध में अपील भी करना चाहता हूं कि
अगर आप भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहले नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमें संविधान की प्रस्तावना आनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, जनरली हम क्या करते हैं, प्रस्तावना से संबंधित है जो कुछ कुछ फैक्ट है रट लेते हैं और बस देखते हैं कि प्रश्न आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हम कई बार कहते हैं उस कोचिंग से प्रश्न आते हैं, जिससे नहीं आते हैं, उससे इस प्रकार की बात। हमें क्या करना चाहिए, हमारा दायित्व, एक सच्चे स्टूडेंट का दायित्व ये बनता है कि वो संविधान की बातों में मूल बात क्या है, बेसिक, उसको समझने का उसको प्रयास करना चाहिए। तो इस संबंध में जो हमारी प्रस्तावना है वो महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। और सबसे पहले जैसे ही भारतीय संविधान की बात आए, हर विद्यार्थी को इसे कंठस्थ करना चाहिए। अगर आप इसको कंठस्थ करोगे तो कई प्रश्न इसमें से आपको मिल जाएंगे। कंठस्थ से मतलब है कि आपको रटना भी है और उसकी समझ भी विकसित करनी है, एक एक शब्द को आपको समझना है। तो इसमें से आपको हर बार एक प्रश्न तो अनिवार्य रूप से मिल जाएगा। छोटी सी 10 लाइनें हैं, आप चलते फिरते याद कर सकते हैं। एक वॉइस रिकॉर्डिंग अपने कर दीजिए खुद, एक चार्ट पे लिख करके अपने रूम में है चस्पा कर दीजिए और बार बार देखिएगा। हेडेक नहीं लेना, 2-4 दिन 4 बार 5 बार भूलोगे, अपने आप याद हो जाएगी चलते फिरते। ठीक है, अब मैं आपको भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो है क्या, इसके संबंध में आपको मूल रूप से आपके सामने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और इसमें ये भी इस दौरान मैं बताऊंगा कि प्रस्तावना के क्या क्या संभावित प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो देखिएगा, हम भारत के लोग, सबसे पहले कहा गया है हम भारत के लोग, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हम जो संविधान बना रहे हैं वो कौन बनाने वाले हैं, अथॉरिटी कौन है, अंतिम सत्ता कौन है, भारत के लोग हैं, जनता है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जो संविधान बनाने की अंतिम शक्ति किसके पास में थी, जनता को दी गई। ठीक है, जनता के द्वारा ही बनाया गया और जनता को ही समर्पित किया गया है। उसका अंतिम में आप देखोगे कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। किसको अर्पित करते हैं, भारत की जनता को। और कहाँ से कौन करने वाले हैं, वो भी भारत के ही लोग हैं। हालांकि संविधान को बनाने वाले उसको थे राजनीतिक जो ज्ञाता थे, विश्लेषक थे, लेकिन उनको हमने निर्वाचित किया, जनता ने निर्वाचित किया। और कैसे निर्वाचित हुए उसका डिटेल में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो भारत के लोग से आप समझ गए होंगे, ये ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न आता है कि भारत के लोग कितनी बार शब्द आया है, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। और पहला प्रश्न मैंने बताया कि भाई ये भारत के लोग का यहाँ पे लिखने का क्या तात्पर्य है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब ये शब्द की कल्पना लिखने की कहाँ से आई एज ए स्रोत के रूप में, तो हम कह सकते हैं यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, वो अमेरिका से ली गई है एज ए स्रोत। हमारे संविधान के कई अंश जो हैं हमने विश्व भर में जितने भी अच्छे अच्छे संविधान थे उनका अध्ययन करने के बाद में हमारे राजनीतिज्ञों ने वहाँ से अपनाए हैं, अच्छी अच्छी बातें अपनाई है। करीब 60 देशों का हमने वहाँ के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद में हमारे देश के ऊपर कैसे क्या लागू हो सकता है उन चीज़ों को हमने अपनाया है। तो पहली बात भारत के लोग हैं। भारत को हम क्या बनाने जा रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने जा रहे हैं, उसे समाजवादी बनाने जा रहे हैं, उसे पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन शब्दों का सभी का प्यारे विद्यार्थियों महत्व है। तो इनका अलग अलग से मैं आगे व्याख्या करूंगा, लेकिन यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें यहाँ से प्रश्न बनता है क्रम का। ये जो शब्द दिए हैं वो क्रम पूछ लेते हैं। समाजवादी शब्द है जो लास्ट में दे देंगे, गणराज्य आगे दे दिया, इस प्रकार से। तो ध्यान रखना है आपको। तो इसके लिए एक आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा आगे, या अभी भी बता सकता हूँ कि प्रभु, एक शब्द उठाया अपन ने, प्रभु, ठीक है, और समाज, प्रभु का समाज हो गया, ऐसे प्रभु का समाज, एक सूत्र, एक ओनली याद करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रभु, समाज और पंथ निरपेक्ष को अपन धर्म भी कहते हैं। तो प्रभु के समाज में कैसे लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं। इस प्रकार से आप एक याद कर सकते हैं। प्रभु से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाज प्रभु का समाज हो गया, पंथ निरपेक्ष का मतलब है धर्म निरपेक्ष, लो मतलब लोकतंत्रात्मक, और ग से मतलब है गणतंत्रात्मक। तो एक प्रकार का एक शॉर्ट आपको फॉर्मूला याद, क्रम के कभी भी बात आए तो याद रख लेना, प्रभु के समाज में धर्म के लोग रहते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ, ये पहला यहाँ था। दूसरी बात यहाँ से शुरू हुई, इन सभी का अर्थ मैं आपको और अभी बताने जा रहा हूँ इन शब्दों का क्या अर्थ है। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब प्यारे विद्यार्थियों हुआ कि हमारा जो गणराज्य भारत देश जो है, राष्ट्र है,
वो प्रभुत्व संपन्न है, अपने आप में संपूर्ण है, वो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा अब है जो वो नहीं संचालित होगा, न किसी प्रकार का अखंडता के साथ में, एकता के साथ में समझौता किसी बाह्य दबाव से हम नहीं करने वाले हैं। अभी हाल ही का उदाहरण दूंगा आपको कि यूएसए ने है हमारे ऊपर निर्यात पर 50% जो है निर्यात शुल्क लगा दिया। कोई बात नहीं, वो उसकी मर्जी है, लेकिन हम उसके सामने थोड़ी झुकेंगे। हम क्यों उसने लगाया वो हमें पता है कि रूस से हम तेल खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ही हुआ हम उसके सामने झुक करके रूस से तेल लेना है बंद कर देंगे। वहाँ से ऑयल सप्लाई हम इसी प्रकार से परचेस कर रहे हैं। हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कौन है, निर्णय करता हम भारत के लोग, जो संचालन करता हमारी सरकार है, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है, वो इसका पालन करेगी कि राष्ट्र हमेशा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न रहे, किसी प्रकार के दबाव में नहीं आए। अर्थ ही हुआ। समाजवादी शब्द के बारे में बात करते हैं तो समाजवादी का मतलब ये है कि जो समाज के अंदर सार्वजनिक संसाधन है उसके ऊपर प्रत्येक व्यक्ति का समान रूप से अधिकार है, हर व्यक्ति को समान रूप से अपने विकास के समान रूप से अवसर प्राप्त होंगे, ये समाजवाद है। इसकी उल्टी अवधारणा विश्व के अंदर चलती है, वो पूंजीवाद है, जहां पर निजीकरण को ज्यादा, निजी संस्थाओं को, पूंजीपति लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ पे हर व्यक्ति को दिया जाता है महत्व, सार्वजनिक जो भी संसाधन है उसके अंदर सभी का समान रूप से अधिकार रहता है। ये तो समाजवाद हुआ। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। तो प्यारे विद्यार्थी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष दो शब्द आते हैं बार बार अक्सर आते हैं। इंग्लिश के अंदर इसके लिए वर्ड है सेक्युलर। कई बार आप इससे कंफ्यूज हुए हैं तो इंग्लिश वर्ड देख लेना चाहिए प्रश्न के अंदर कि इसका सिमिलर वर्ड क्या लिखा हुआ है उधर, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ज्ञान सब कुछ नहीं होता है। पेपर या सक्सेस के लिए हमें अपने नाक, कान, आंखें और हर माइंड को पूरा एक्टिव रखना पड़ता है और उसको किसी भी प्रश्न को स्किल के साथ में टैकल करना होता है। ज्ञान से सब कुछ नहीं होता है। हम समझ आएंगे यहाँ पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है शब्द और अपन मानेंगे यार वहाँ तो कोई प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ था। सेक्युलर वर्ड दे दिया जानबूझकर पेपर सेटर ने। हमें कंफ्यूज नहीं होना, सेक्युलर वर्ड फेमस वर्ड है। सेक्युलर का मतलब ये हुआ कि पंथ निरपेक्ष अर्थात भारत देश में सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है, समान संरक्षण प्राप्त है। सरकार के द्वारा किसी भी विशेष धर्म को कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये पंथ निरपेक्ष, यानी कि हमारी जो पंथ है, धर्म है, उसके साथ में हम निरपेक्ष हैं, कोई पक्ष नहीं है, निष्पक्षता है। निरपेक्ष का मतलब निष्पक्षता है, किसी भी प्रकार का फेवर नहीं है। इस पंथ निरपेक्षता के संरक्षण के लिए आगे मूल अधिकारों में प्रावधान भी किया गया है, अनुच्छेद 25 से 28। वो बात की बात है, एक सामान्य अवधारणा में आपको बता रहा हूँ। फिर अगला वर्ड आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र से मतलब है कि जनता का शासन है, जनतंत्र है, यहाँ राजशाही नहीं है, किसी प्रकार का अधिनायकवाद का शासन नहीं है, लोकतंत्र है। अगला शब्द है गणराज्य। गण का मतलब ये होता है जनता होती है, तो गणराज्य का मतलब है राष्ट्र, जो राष्ट्र का अध्यक्ष है। हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति है। हमें कभी प्रधानमंत्री ऐसा दिमाग में नहीं लाना है। वो सरकार का प्रतिनिधि है, प्रधानमंत्री है, हमने चुना है, वो ठीक है, लेकिन हमारा सैद्धांतिक रूप से, संवैधानिक रूप से जो सर्वोच्च प्रमुख पद है वो गणराज्य का आधार है, वो है राष्ट्रपति। और वह राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो। हमारे भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है भारत का राष्ट्रपति, लेकिन है वह एक गणराज्य का भाग। इसी प्रकार से अगर अपन ब्रिटेन की बात करें, वहां पे भी है गणराज्य, मतलब कि वहां का राष्ट्रपति तो है, लेकिन उसे वंशानुगत रूप से वहां पे वो पद निर्धारित होता है, न कि भारत की जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है उस अनुसार नहीं होता है। तो इसका संक्षिप्त में बात यह है कि राष्ट्र, गणराज्य का मतलब हुआ राष्ट्र का प्रमुख, जो कि राष्ट्रपति, वंशानुगत नहीं है, जनता के द्वारा चुना जाता है। लोकतंत्र प्रणाली का मतलब है कि हमारी जो सरकार होगी वो भी जनता के द्वारा चुनी जाएगी। मैं समझता हूँ ये शब्द आपके जो बोल्ड लिखे हुए आपको समझ में आगे होंगे और इनका आगे हम प्रश्नों के द्वारा भी अभ्यास करेंगे। अगली बात आई उसके समस्त नागरिकों को। अब प्रस्तावना का जो प्रस्तावना आपको ध्यान होना चाहिए, संविधान का एक मुखौटा है, एक उसका परिचय मात्र है, सारांश रूप में है, उसकी एक कुंडली है। ये परिभाषाएं भी हमारे विद्वानों ने दी है, उनके बारे में भी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब पूरा संविधान इतना बड़ा लिखा गया है, उसका एक संक्षिप्त में क्या उद्देश्य है, क्या उसका सारांश है, वो सब इसमें है दे रखा है। तो सबसे पहले भारत के लोगों की बात हुई, उसके बाद में राष्ट्र की जो बातें कही, और उसके बाद में अब तीसरी बात आ रही है। देखो, अगर अपन पूरी प्रस्तावना का अगर अपन पोस्टमार्टम करें
पोस्टमार्टम से मीन्स पॉजिटिव रूप से कि अपन एनालिसिस करें, तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि ये दो बातें यहाँ हमने पढ़ी। तीसरी बात आती है नागरिकों के बारे में। किसके बारे में? नागरिकों के बारे में। नागरिकों को हमारा संविधान क्या देने जा रहा है? सबसे पहले स्रोत की बात हुई थी पहली बात में। दूसरी बात कि हमारे राष्ट्र के अंदर व्यवस्था क्या होगी, उनको एक एक शब्द के अंदर पूरा डिफाइन कर दिया। और प्यारे विद्यार्थियों, इन शब्दों के आधार पर ही पूरा संविधान गढ़ा गया है। और तीसरी बात, समस्त नागरिकों को, यहाँ के जो नागरिक हैं उनको हम क्या देने जा रहे हैं, वो पूरी बात होगी देखना। और वो पूरी बात होगी आपकी, ये तीसरा जो बिंदु है वो आपके यहां तक पूरी होगी। ठीक है, ठीक है, तीसरी बात यहां तक पूरी होगी। तो इसके अंदर क्या है, भारत के नागरिकों को हम क्या देने जा रहे हैं बच्चों? न्याय, स्वतंत्रता और समता। ठीक है, नागरिकों को न्याय स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए, ये बात हुई तीसरे नंबर पे। अब न्याय किस प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय आएगा। प्रश्न आ जाता है कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का बताया गया, तो 3 प्रकार का न्याय दे रहे हैं। किस प्रकार का, कितना प्रकार का न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहां तक कि आरपीसी ने और अधीनस्थ बोर्ड ने न्याय के क्रम पूछ लिए कि प्रस्तावना में ये न्याय की 3 बातें लिखी हुई है, वो किस क्रम में? राजनीति पहले दे दिया, सामाजिक बाद में दिया, आर्थिक। तो आपको ध्यान रखना, एक फॉर्मूला शॉर्ट में आपको यहाँ बता रहा हूं मैं, सार शब्द याद रखना, सार। ठीक है, एस से मतलब सामाजिक, अ से आर्थिक और अ से राजनीतिक। तो ये न्याय प्राप्त करने के लिए भारत का संविधान प्रयास करेगा। पूरी शासन प्रणाली, जैसे चाहे न्यायपालिका हो या व्यवस्थापिका हो या कार्यपालिका, वो सभी भारत के नागरिकों को ये दिलवाने के प्रयास करेंगे। ये किसने कह दिया है? प्रस्ताव। यदि नहीं देंगे तो वो अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाएगी कोई भी शाखा जो है। तो अब दूसरी बात, नागरिकों के संबंध में स्वतंत्रता की बात हुई प्यारे विद्यार्थियों। स्वतंत्रता, जिस प्रकार से न्याय 3 प्रकार का था, स्वतंत्रता भी 5 प्रकार की दी गई है। कहां पर? प्रस्तावना। हालांकि स्वतंत्रता एक अलग टॉपिक और आएगा, मूल अधिकारों के रूप में क्या क्या स्वतंत्रता है वो बात अलग है। यहाँ प्रस्तावना में क्या कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, और इनका भी क्रम अपने को याद रखना है। बार बार शब्द बोलेंगे अपन चलते फिरते, विचार, अभिव्यक्ति 2 शब्द हो गए, उपासना, धर्म, विश्वास, विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास, धर्म और उपासना। अपने को धर्म को विश्वास से पहले नहीं लेना है। विचार, अभिव्यक्ति और उपासना, धर्म और विश्वास, 5 शब्द याद रखना है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है। अगली बात है समता। समता यानी समानता, सभी नागरिकों को हम समता दिलाएंगे। किन मामलों में? 2 मामलों में विशेष रूप से। प्रतिष्ठा की समता प्राप्त होगी, कोई वीआईपी नहीं है, भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के संविधान के समक्ष समान है। हाँ, उसके पद के अनुसार उसकी गरिमा अलग विषय, बट एज ए नागरिक सभी भारत के नागरिक समान है। कोई धर्म विशेष, कोई जाति विशेष, कोई आर्थिक संपन्नता, विपन्नता यहाँ कोई मायने भारत के संविधान के सामने नहीं रखती है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देते हैं हम। सभी लोग अवसर में, अर्थात मतलब राजनीतिक अवसर हो, जो भी सार्वजनिक भागीदारी का अवसर हो, वो समान रूप से प्राप्त होगा। किसी को भी विशेष उसको, यद्यपि आरक्षण जो अलग विषय है वो भी संविधान की शाखा के तहत दिया गया है, अवैध नहीं है, लेकिन अवसर की समता, वो भी जो आरक्षण दिया गया है तो समानता लाने का प्रयास है। ऐसा नहीं है उनको विशेष, किसी को भी विशेष अधिकार दिया गया, एक समानता लाने का प्रयास है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो ये बातें होगी नागरिकों के संबंध में। चौथी बात प्यारे विद्यार्थियों यहां से शुरू होती है। ये तीसरी बात तो यहां खत्म हो गई, और चौथी बात यहां से शुरू होती है। उन सब में, इन सब में उपयुक्त जो बातें कही थी, उनके सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की क्या करनी, ध्यान रखना, हमेशा जॉब देते हुए व्यक्ति की गरिमा ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि उसकी गरिमा के खिलाफ हो। ठीक है, उसकी एजुकेशन आप किसी उदाहरण के लिए, अगर उसकी गरिमा के साथ में अपन किसी प्रकार से उसके जो ज्ञान है, उसका उपलब्धि है, शैक्षणिक उपलब्धि है, उसके अनुसार उसकी गरिमा का हम ध्यान रखेंगे, उसका अपमान नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को किसी के काम के आधार पर अपन कम नहीं आंक सकते हैं, वो गरिमा का विषय है। और राष्ट्र के संदर्भ में क्या कहते हैं? राष्ट्र के संदर्भ में कहते हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सब जोड़ेंगे, रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और तो इस चीज का हम सुनिश्चित करने वाली हमेशा बंधुता बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? जिस प्रकार से न्याय, स्वतंत्रता, समता थी, उसी प्रकार से बंधुता।
प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बॉक्स में ये वर्ड लिखे हैं, ये अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द नहीं है। लिख दिया एक लोक कल्याण या किसी प्रकार का और शब्द, लेकिन वो शब्द यहाँ नहीं है तो नहीं है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा कि आपको कंठस्थ करनी चाहिए, चलते फिरते कंठस्थ के साथ में उसे समझना भी है। आगे चलते हैं। दृढ़ संकल्प होकर, और ये बातें हो गई और व्यक्ति के संबंध में। फिर पांचवी बात यहाँ शुरू हो गई, ये राष्ट्र की एकता, और इसको सुनिश्चित करने वाला हम प्रयास करेंगे, बंधुता बढ़ाएंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे, बंधुता का मतलब यह है। और फिर आगे हो गया ये 6 बातों का उद्देश्य लेकर के आज हम दृढ़ संकल्प होकर के, भारत की जनता, कौन दृढ़ संकल्प हो रही है? भारत की जनता होकर के अपनी संविधान सभा में आज तारीख, किस तारीख को, ये आप याद रखना है इस तारीख को, और इसको विक्रम संवत भी आपको याद रखनी है। मार्गशीर्ष महीना जो होता है, मिक्सर महीना अपन कहते हैं, तो माघ महीना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। और विक्रम संवत है, कौन सी विक्रम संवत है? कौन सी संवत है? विक्रम संवत है, शक संवत नहीं है यहाँ पे, विक्रम संवत है। ये हमेशा आपके 57 वर्ष आगे चलती है ईस्वी सन से। कभी भी विक्रम संवत निकालनी हो आपको, ईस्वी सन के साथ में 57 वर्ष जोड़ दीजिएगा, ये आपकी विक्रम संवत आ जाती है। इसलिए देखिएगा 2006, उस टाइम क्या था? 2006 था। तो इस संविधान को हम क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तीनों शब्द भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी अपना महत्व है। ठीक है, अंगीकृत करने मतलब स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अधिनियमित मतलब इसको एक एक्ट का रूप दे रहे हैं, इसको संविधान का रूप दे रहे हैं, अधिनियमित। और अंतिम शब्द आत्मार्पित करते हैं, अर्थात हम स्वयं हैं एक प्रकार से इस संविधान को जनता के सम्मुख समर्पित करते हैं। इस प्रकार से ये प्रस्तावना की पूरा एक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हमने जो बात की संविधान के परिचय की, तो उसके संबंध में हमने जो उसके सब सेक्शंस किए थे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा क्या थी, समितियां क्या थी, वो सब इस रूट में हम चलेंगे। तो आपको इस प्रकार से प्रश्नों के पीछे नहीं भागना है, हमें टॉपिक को समझना है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जनरली हम कहते हैं उस चैनल से, यूट्यूब से या उस अकेडमी से ज़्यादा प्रश्न है इस प्रकार की, लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सी कोचिंग या कौन सी बुक हमें पर्याप्त रूप से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है या बेसिक बातें कौन बताती है, ताकि किसी भी प्रकार का अप्रत्याशित प्रश्न आए हम अटेंड कर सकें। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। संविधान निर्माण की प्रमुख घटनाएं। क्या संविधान निर्माण की मतलब इतिहास के रूप में अगर लें तो क्या क्या मुख्य बातें उस दरमियान, कैसे हम संविधान के आज जो वर्तमान स्वरूप है वहां तक कैसे पहुंची, इस संबंध में कुछ प्रमुख इवेंट है। इन सब बातों को ज़्यादा आप प्रश्न सीधा सीधा नहीं आता है, तो आपको अगर फिर भी गो थ्रू होना है तो आप PDF मिल जाएगी आपको, और वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें से मुख्य बातें जो मैं बता रहा हूँ कि वो हमारा संविधान निर्माण में मुख्य आधार रही है। जैसे 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट में नेहरू रिपोर्ट का जनरली प्रश्न भी आ जाता है कि किसने, नेहरू से मतलब क्या, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? तो आपको मोतीलाल नेहरू ध्यान रखना है। और नेहरू रिपोर्ट के अंदर पहली बार है जो 1928 में लिखित संविधान की बात हुई थी। ठीक है, ये ध्यान। उसके अंदर मुख्य बातें क्या थी? मूल अधिकार की बात थी, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों की बात हुई। अब भारत का एक ऐसा स्वरूप होगा तो अखिल भारतीय संघ बनेगा, है ना, डोमिनियन स्टेट बनेगा। डोमिनियन स्टेट का कभी भी मान प्रश्न पूछा जाए आपको, तो आपको बताना है कि डोमिनियन का मतलब है कि हम सर्वोच्च सत्ता हमारी अभी भी है जो ब्रिटेन रहेगा, और उसके अधीन रहते हुए हमारा एक संवैधानिक हम स्व-अस्तित्व होगा। डोमिनियन का मतलब ये होता है। तो संविधान सभा की सबसे मुख्य रूप से सबसे पहले बात हुई लिखित संविधान की नेहरू रिपोर्ट में 1928 में। और इसके अंदर मुझे दूसरी बात आपके प्रमुख तथ्य लगा प्रश्न आने वाला, तो संविधान सभा को सबसे पहले अंग्रेज सरकार ने कब स्वीकार किया? वो किया आपके अगस्त प्रस्ताव में 1940 में। ये फैक्ट है, इससे ज़्यादा मुझे कोई विशेष नहीं लगा, फिर भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 1940 में तो उन्होंने पहली बार बात स्वीकार की। हमने यहाँ तो मांग रखी थी, एज एक ड्राफ्ट बनाया, लेकिन वो फिर आगे विवाद का विषय बन गया और लंबी बात है। उसके बाद में जो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने, हमने इतनी बार प्रस्ताव दिए, कई आंदोलन प्रयास किए, तो पहली बार उसने स्वीकार किया 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। और 1946 के अंदर एक कमेटी भेजी जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन योजना।
1946 की बात है। तो उस दौरान सबसे पहले कहा गया कि हम एक ऐसा संविधान बनाने के लिए है जो भारतीय प्रतिनिधियों को है जो आमंत्रित करते हैं। उसके दौरान संविधान निर्माण की व्यावहारिक प्रक्रिया शुरू हुई। अब आता है तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया हुई, उसके लिए रखा गया कि भाई क्या स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर एक संविधान सभा बनाने की बात हुई। संविधान सभा में कौन मेंबर होंगे, तो कुछ कहा गया कि कुछ निर्वाचित होंगे और कुछ हम मनोनीत होंगे, उसमें शामिल शामिल करेंगे। निर्वाचित में निर्वाचन कैसे होगा, तो उसके अंदर कुछ बातें थी कि अपने वयस्क मताधिकार के आधार पे उनको प्रतिनिधित्व मतदान का अधिकार दिया जाएगा। और एक जो मेंबर होगा वो 10 लाख की जनसंख्या पे, इस प्रकार का एक प्रश्न आ सकता है आपके। यानी औसतन 10 लाख पर एक सीट का विकास किया गया संविधान की सभा के जो मेंबर थे ना उसके लिए, निर्वाचन के लिए। यद्यपि इसमें मनोनीत सदस्य भी थे संविधान सभा के अंदर। जो टोटल मेंबर जो यहाँ लिखा हुआ 390 जो है, उसके अंदर निर्वाचित प्रतिनिधि ज्यादा थे, लेकिन कुछ जो है मनोनयन के द्वारा, नामित का मतलब है मनोनयन के द्वारा, ऐसे ही नाम है सजेस्ट कर दिया। जैसे हमारे राजस्थान में से देशी रियासतों से 12 प्रतिनिधि गए थे, तो उनकी लिस्ट भी मैं आपको अभी शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा मैं। अब कुल सदस्य 390 थे, उसमें से ब्रिटिश के प्रांत अलग थे, देशी रियासतें अलग थी, टोटल देश में 93 थी। चीफ कमिश्नर का मतलब है सीधे कमिश्नर बैठता था वहाँ पे। और इस प्रकार से 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन के तहत इस सभा का गठन की प्रक्रिया हुई चुनाव के द्वारा, और जुलाई अगस्त के अंदर चुनाव परिणाम आए, और इस प्रकार से कांग्रेस को प्रतिनिधित्व मिला 208 का। जो ये 390 है ना, इसमें से कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य को ये प्रतिनिधित्व चुनाव में मिला। तो ये कोई विशेष प्रश्न आने लायक नहीं है लगा मुझे, फिर भी आपको एक बेसिक ध्यान रखना है। लेकिन ये आपको ध्यान रखनी, टोटल संख्या क्या थी और ये जो देशी रियासतों से कौन थे, इस प्रकार की। और इसको कोई ज़्यादा याद करने की चीज़ तो है नहीं, आपको चलते फिरते थोड़ा एक दिमाग में रखना है कि 10 लाख की जनसंख्या, कहीं ऐसा नहीं होगा अपन 1 लाख की जनसंख्या मान ले। अच्छा, ये जो चुनाव होते थे उसका रूप क्या था। चुनाव का हमेशा रूप आपको पता है 2 तरीके से होता है, एक तो प्रत्यक्ष तरीके से और एक होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। तो प्रत्यक्ष और सॉरी जैसे अभी हमने पहले बात करी थी राष्ट्रपति के संबंध में कि राष्ट्रपति हमारा जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि हम जो जिन प्रतिनिधियों को, जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वो प्रतिनिधि आगे किसी और प्रतिनिधि को चुनेगी, तो वो अप्रत्यक्ष हो गया। इसी प्रकार से लोकल बॉडीज पब्लिक जो थी वो प्रांतीय विधान सभाओं का चुनाव करती थी, और इसके द्वारा जो हमारे यहाँ से प्रांतीय विधानसभा के विधानमंडलों के लोग जो थे, प्रतिनिधि थे, इन्होंने है संविधान सभा के लोगों को वोट दिया और उनका चयन हुआ। वो था निर्वाचन का हिस्सा, इसलिए उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं था। आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रमुख घटनाएं, किसकी प्रमुख घटनाएं, पहले हमने बात की संविधान की प्रमुख, संविधान को बनाने के लिए क्या घटनाएं थी वो अपने बात करी थी कि भी नेहरू रिपोर्ट के द्वारा संविधान सभा को लिखित रूप से स्वरूप देने का प्रयास हुआ। उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव के अंदर 1940 के अंदर है जो ब्रिटिश सरकार ने बात स्वीकार करी कि हाँ ठीक है, भारतीयों की मांग जायज़ है और हम इस संबंध में ये बातें रखने का हम स्वीकार करते हैं, प्रयास करते हैं। और आखिर में आगे जाकर के जो कमेटी आई थी 1946 के अंदर, कैबिनेट मिशन, जिसके अंदर 3 सदस्य थे, हो सकता है वो भी पूछ ले आपसे। उसके अंदर मेंबर थे, आप याद रख लेना कि एक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पैथिक लॉरेंस और एक थे, और मैं भूल रहा हूँ अभी नाम। तो वो 3 नाम उसके अंदर अभी पहले दिए हुए हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स, जो 3 बंदे थे, यानी कि अलेक्जेंडर, एक तो फ्लेमिंग हो गया, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, और एक क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन अलग आया था, लेकिन इसके अंदर 3 मेंबर जो थे किसमें, कैबिनेट मिशन में। तो ये 3 शब्द कई बार प्रश्न आता है, वो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। तो संविधान जो सभा थी उसके क्या घटनाएं रही। संविधान सभा का गठन अपन ने पता है कि 1946 के अंदर जो चुनाव के द्वारा गठन हो गया, उसमें
उसका स्वरूप क्या है उसके संबंध में अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि उसका कार्य शुरू हो गया सबसे पहली बार 9 दिसंबर 1946 को शुरुआत हुआ। अर्थात आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम बैठक कब हुई, वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन हमें बैठक को चलाने के लिए अध्यक्ष की भी तो आवश्यकता होगी। तो तब तक क्या हुआ कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष की व्यवस्था की गई 2 दिन के लिए। तो ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी थे। 11 दिसंबर को जब नेक्स्ट मीटिंग हुई दूसरी, तो उस टाइम स्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया और इसके उपाध्यक्ष भी थे। तो कोई खास प्रश्न नहीं बनता है, देख सकते हैं आप। संविधान में सलाह देने वाले एक व्यक्तित्व थे BN राव साहब, क्योंकि सबसे पहले अपन ने बात करी थी कि संविधान निर्माण के अंदर कुछ व्यक्तित्वों का योगदान आपसे प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा, तो उसमें आप BN राव को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। संविधान में सलाहकार के रूप में एज ए एडवाइजर, आज भी सरकार के जैसे प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार विशेषज्ञ होते हैं या विदेश सलाहकार होते हैं, इस प्रकार से। तो संविधान के समय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? सलाहकार, ओनली एडवाइजर, BN राव साहब, ठीक है। और सचिव भी अपन याद रख सकते हैं, आयंगर साहब थे। आयंगर पूरा नाम याद रखना है, HBR आयंगर। और एक प्रश्न और बनता है कि जब संविधान सभा के अंदर जब 1947 के अंदर विभाजन हो गया, तो उस समय सीटें भारत में कितनी रह गई? 299। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 300 में से एक कम, इस प्रकार से आप याद रखेंगे ना तो आपको याद रह जाएगा। एक क्लू से आप इजीली याद रख पाएंगे, ये बात है। तो ये था संविधान सभा की प्रमुख घटनाएं। अब आता है एक शब्द आता है उद्देश्य प्रस्ताव। प्यारे विद्यार्थियों, इस संबंध में 2 शब्द आते हैं, हमारे को कंफ्यूज करते हैं अक्सर। जब तक हम डीप अभ्यास से नहीं गुजरते हैं तब तक हमें कंफ्यूज करता है ये शब्द, उद्देश्य प्रस्ताव। और दूसरा शब्द आता है उद्देशिका। तो उद्देशिका का मतलब है प्रस्तावना, एक ही बात है। उद्देशिका इसको अपन इसको क्या कहते हैं? प्रस्तावना, और इंग्लिश में कहते हैं प्रिम्बल। तो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रिम्बल ये शब्द है। लेकिन ये क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए विद्यार्थियों, कोई भी कार्य हम अपने जीवन में शुरू करते हैं तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, उद्देश्य होता है। तो संविधान बनाने का भी कोई उद्देश्य होगा। तो क्या उद्देश्य था, उस संबंध में कुछ बातें इस प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा के सामने रखी गई, ठीक है। और फिर उसको पारित किया गया। हर जो अमेंडमेंट भारत के अमेंडमेंट अर्थात मीन्स कोई भी प्रावधान संविधान के अंदर जोड़ा गया किसी भी देश से, जैसे मान लीजिए हमने रूस से कोई बात स्वीकार की है मूल कर्तव्यों के रूप में, आयरलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो बातें आगे अपन देख रहे हैं, तो वो जो स्वीकार करी उसके लिए हमें संविधान सभा में बाकायदा चर्चा करनी पड़ती थी। जिस प्रकार से आज संसद के अंदर कोई कानून पारित होता है, पक्ष और विपक्ष बैठता है, जोरदार बहस उस समय भी होती थी। और इसको आप अभी तो आपके एग्जाम है, लेकिन फ्री टाइम होए तो राजनीति करके एक फिल्म सीरीज है हमारी, एक संविधान को समझने का बहुत बड़ा एक आधार है, कैसे किस प्रकार से चर्चा होती थी, कौन विद्वान थे, बहुत आपको लाइव रूप से याद करवा देगी वो, आपको वो मूवी सीरीज देखनी चाहिए। तो उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। अगस्त प्रस्ताव आपको सॉरी नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर जिसमें लिखित संविधान पहली बार बताया गया था, वो मोतीलाल नेहरू ने। और ये जो आपके उद्देश्य प्रस्ताव है पंडित नेहरू ने। और पहली बार कब? 13 दिसंबर 1946 को। देखना विद्यार्थियों, अभी जस्ट हमने पहले एक बात करी, 9 दिसंबर पहली बैठक हुई, अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर यानी कि 2 दिन बाद में स्थायी अध्यक्ष बना दिए। अगले ही 2 दिन बाद में यानी कि 12 और 13 दिसंबर को आपका उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया अगली बैठक में, तीसरी बैठक में। तो आपको ऐसे जोड़ करके पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ऐसे प्रश्न आप जो कई बार कि हम ऐसे सीरीज ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस बात को लैक कर जाते हैं कि उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो आप जब तक चीज़ों को सादृश्यता, समानता और तुलना नहीं करेंगे तब तक आप भूलते रहेंगे और प्रश्नों के पीछे भागते रहेंगे। विभिन्न प्रकार के जो यूट्यूब चैनल हैं वो सभी अपना अपना बेस्ट करने का प्रयास करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का जो बेसिक है वो लैक कर जाते हैं। तो आपको क्या निर्णय लेना है वो आपके विवेक का विषय होना चाहिए कि हम क्या चीज़ पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, उनमें तारतम्यता संबंध क्या है जो आज चीज़ पढ़ रहे हैं,
जिस प्रकार से एक उदाहरण के रूप में अभी मैंने उद्देश्य प्रस्ताव और उद्देश्य का शब्द बताया, कंफ्यूज हो जाते हैं हम, पढ़े खूब हैं लेकिन समझने का प्रयास नहीं किया, तो वहां पे तो इसी बात को ध्यान रखते हुए अपने को 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और अगली तिथि है जो 13 दिसंबर अपने को ध्यान रखना है। तो अगली 13 दिसंबर को क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और इसके अंदर क्या बातें थी, उद्देश्य प्रस्ताव में बातें थी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। फिर इस बात का पारित हुई, जब ये बात पारित हुई तो वो है फिर किसमें आ गई बच्चों, उद्देश्य का में। फिर जनता को ही संविधान का वास्तविक स्रोत मानता है, तो अपने अभी प्रस्तावना की जो व्याख्या की थी, पहला ही शब्द था हम भारत के लोग। तो ये कौन है, हम ये जो बनाने वाली अथॉरिटी कौन है, अंतिम अंतिम अथॉरिटी अर्थात सत्ता शक्ति का आधार वो जनता है। और वो बात उसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, और भी बातें थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर, लेकिन ये मुख्य बातें। अब एक अधीनस्थ बोर्ड में मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है, तो आप इनको देख लीजिए। संविधान सभा के अंदर 15 हमारी भारतीय नारी के संबंध में है, 15 महिला सदस्य थी, उनको आपको याद करने का प्रयास करना चाहिए। चलते फिरते आप याद करोगे तो याद हो जाएगा, पूरे लिस्टेड रूप में है। और यदि मैं एक आपको क्लू देना चाहूँ हिंट के रूप में, तो ये हो सकता है कि कुछ शब्द जो है उनको अपन जोड़े हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरोजिनी है ना, सरोज, सरोज, ठीक है। और सरोज मतलब क्या होता है, कमल होता है, तो ये पर्यायवाची इसका एक और मिल जाएगा यहाँ पे, कमल। इस प्रकार से सरोजिनी नायडू, आपको ध्यान हो तो वो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। हालांकि ये प्रश्न ये सीधा सीधा हमारे टॉपिक से नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी हमें ध्यान रखना है। भारत की प्रथम मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी, और उनको यूपी की मुख्यमंत्री बनाया गया था। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। तो इस प्रकार से सरोज और कमल आप ऐसे याद रख सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक जनरल आप किसी प्रकार से अपने तरीके से देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार से एक मुस्लिम वर्ग से अल्पसंख्यक थी, तो बेगम एजाज रसूल। उसी प्रकार से एक राजकुमारी अमृत कौर, है ना, बेगम राजकुमारी, इस प्रकार से शब्द जोड़ सकते हैं आप लोग। और हंसा, सरोज, कमल, अगर जहाँ सरोज और कमल होंगे वहां पे तालाब में क्या होंगे, हंस भी होंगे। इस प्रकार से शॉर्ट में आपको याद रखना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। दुर्गा कोई एक देवी का रूप है, ये हो गया। और पूर्णिमा का चांद याद रख लो आप, ठीक है। ये पूर्णिमा हो गया। तो इस प्रकार से शब्द कुछ आपको याद रह सकते हैं, ठीक है। लीला रॉय, रेणुका रे, एनी मस्किनी, मालती चौधरी, तो आप 15 शब्द हैं, आराम से याद रख सकते हैं। और दक्षायनी वेलायुधन एक शब्द था, ये दलित महिला सदस्य थी। इस प्रकार से ये नाम, एनी और अमू, ये दोनों शब्द साथ में आपको याद रह सकते हैं, एनी और अमू दो शब्द रह सकते हैं, ठीक है। और पूर्णिमा हो गई, चौधरी, चौधरी दो बार शब्द आ रहा है, कमला, तो इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं। और रे और रॉय ये शब्द याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आराम से जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक चलते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे शुरुआत में हमारा रूट के अंदर मैंने कहा था कि हम कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहे हैं, तो उस संबंध में आप समितियों का एक उल्लेख आया था। तो संविधान को एक बनाना कोई सामान्य बात तो थी नहीं प्यारे विद्यार्थियों, उसके लिए कई समितियां बनाई गई, विषय अनुसार बनाई गई, ताकि वो संविधान के अंदर प्रावधान कर सके। तो मुख्य रूप से 8 समितियां प्रमुख थी, और अलग अलग उप समितियां भी थी। तो कौन सी ये 8 समितियां थी, इस संबंध में आप थोड़ा अवलोकन कीजिए। अब देखिए, संविधान सभा की समितियों को याद कैसे कर सकते हैं, एक तो इस तरीके से याद कर सकते हैं विषय अनुसार। दूसरा तरीका यह है कि नाम के आधार पर 8 समितियां हैं, जिसके अंदर नेहरू जी कहाँ कहाँ आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो पंडित नेहरू का देख लो 4 जगह, 8 समितियों में 4 समितियां तो किसकी है, नेहरू जी की होगी, ठीक है। तो नेहरू कौन, संघ,
संघ की शक्ति, सेम शब्द आप वापस रिपीट हो रहा है, संघ, संघ की शक्ति की समिति और संघ का एक संविधान समिति, ठीक है। तो दो तो बातें संघ के संबंध में होगी, उसकी शक्ति और संविधान। तीसरा आपका नेहरू जी कहाँ गए, संचालन किस प्रकार से है, जो ये संविधान जो इस प्रक्रिया होगी, संचालन कैसे होगा बनाने के दौरान, तो उसकी दायित्व है के पास में था। चौथे नंबर पे आपका आ गया राज्यों से समझौता करने के लिए, देशी रियासती या विभिन्न प्रकार के अलग अलग और भी राज्य थे, उनकी अपनी मांगे थी कि हम कई बार जैसे उनमें आपस में विवाद हो जाता था कि सिरोही को गुजरात में मिलाया जाएगा या फिर राजस्थान में मिलाया जाएगा, तो इस प्रकार से समझौता करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, विभिन्न प्रकार की कोई विषय हो सकता है, तो उसके लिए भी जो समझौता करने के लिए राज्यों से, तो ये नेहरू जी हो गए आपके। तो ये 4 समितियां ये हो गई। अब इसमें से पटेल साहब के पास में 2 समितियां थी। प्रांतीय संविधान, ये देखो, संघ का संविधान, प्रांतीय संविधान, तो संघ का संविधान था नेहरू जी के पास में, प्रांतीय संविधान किसके पास में था, सरदार पटेल के पास में। और पटेल के पास में और कौन सी समिति थी, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक की समिति। अब इसके अंदर ध्यान देने योग्य बात यह भी है, बहुत यहां से भी कई बार प्रश्न आया है कि ये समिति एक बनाई गई पटेल साहब के अंडर में, इनके अंडर में 2 उप समितियां भी थी, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक। तो इन उप समितियों के प्रश्न आपके आते जनरली, जब भी कृपलानी साहब थे मूल अधिकारों के, और कृपलानी से ऐसे याद रख लो आप, कृपा, ठीक है, कृपा किन के ऊपर करोगे, मूल अधिकार दोगे, वो कृपा एक तरह से, फिर उनका अधिकार तभी मिलेगा। और अल्पसंख्यक ऐसे मुखर्जी, ठीक है। तो ये उप समितियां थी। तो नेहरू की 2 समितियां, नेहरू की यहाँ पे 4 हो गई, 2 पटेल साहब की 6 तो हो गई, अब 2 रही है, एक राजेंद्र प्रसाद नियम समिति, और कौन है, अम्बेडकर साहब। तो प्रारूप समिति हम सभी जानते हैं, बस ये 8 समितियां होगी। इस प्रकार से आप जोड़ करके याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अभी जो अपन ने बात करी कि प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उनकी अध्यक्षता के अंदर प्रारूप समिति बनाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, समितियों में भी सदस्य होते थे, अध्यक्ष होते थे, तो वो बाकी वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रारूप समिति जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली, पूरे संविधान का एक खाका तैयार किया, तो उसके लिए समिति में कौन कौन मेंबर थे, जनरली प्रश्न आता है, तिथि का भी आता है। कितने सदस्य थे, पहली बात तो अपने ये ध्यान रखना है, 7 सदस्य थे। तो गठन कब हुआ इसका, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। हमारा आपको पता है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को, उसके जस्ट बाद में ये 29 अगस्त को प्रारूप समिति बनाई गई। जब देश आज़ाद हो गया तो प्रयास शुरू हो गया कि भाई अब कुछ ड्राफ्ट बनाइएगा, तो अगला ही प्रयास प्रारूप समिति के रूप में आपको तिथि याद रखेंगे। और ये काम पूरा प्रारूप समिति ने पूरा काम कर दिया, और संविधान जो पारित हुआ, कब पूरा हुआ जाकर के, 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया ये प्रारूप पूरा। अब पारित करना पड़ा, वहां पे सभा के अंदर पक्ष और विपक्ष सभी होते थे, ठीक है। इसी पक्ष में यहाँ से प्रश्न बनता है कि संविधान दिवस मनाया जाता है ना 26 नवंबर को, और ये कोई खास प्रश्न तो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रथम बैठक 30 अगस्त को हुई। तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रथम बैठक तो हमने याद की थी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, वो थी संविधान समिति की, संविधान सभा की, और ये है प्रारूप समिति की। और इसके अध्यक्ष कौन थे आपको पता ही है, अम्बेडकर साहब को संविधान का जनक, वास्तुकार, ये शब्द उपाधियों से कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है कि संविधान का अध्यक्ष कौन है, जनक कौन है, बता सकते हैं। वास्तुकार किसे कहा जाता है, कह सकते हैं आप। अब 7 सदस्य कौन थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो 7 सदस्य याद करवाने के लिए भी मैं थोड़ा सा आपको क्लू के माध्यम से याद करवाने का प्रयास करूंगा। इसके अंदर देखिएगा कृष्ण, कृष्ण शब्द आपको मिलेगा 2-3 जगह। कृष्ण यहाँ पे भी है, कृष्ण यहाँ पे भी है, माधव भी किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का है, और गोपाल भी किसका प्रश्न पर्यायवाची है, कृष्ण का। 4 शब्द हो गए, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, कृष्ण स्वामी 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 अय्यर, ठीक है, माधवराव और कृष्णमाचारी। तो ये 4 शब्द हो गए आपके इधर। एक शब्द अम्बेडकर साहब का खुद आपको याद हो गया, 4 और 5 हो गए शब्द। 3 शब्द रहे, उसमें एक अल्पसंख्यक थे, मोहम्मद सादुल्ला साहब। तो अब देखिए संविधान सभा के अंदर 15 महिलाएं थी,
उसके अंदर एक महिला भी अल्पसंख्यक से थी, बेगम अयाज रसूल। तो इसी प्रकार से जो प्रारूप समिति उसके अंदर भी एक अल्पसंख्यक समुदाय से प्रतिनिधि थे, मोहम्मद सादुल्ला साहब। आर कृष्ण हो गए, ठीक है, और के एम मुंशी, ये बहुत ही प्रमुख भारतीय संविधान के जो विद्वान थे, तो ये मुंशी हैं, आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न आ सकता है, जनरली नहीं आएगा, अपने को डीप नहीं जाना है, फिर भी याद रखना है कि माधवराव किन के स्थान पे आए थे, मित्र के स्थान पे, ठीक है। और ये टीटी जो थे, ऐसे भी याद रख सकते हैं, टीटी कृष्णमाचारी, टीटी रेलवे टीटी, हालांकि हमें पूरा ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा शब्द ऐसे याद रखना है, कृष्णमाचारी, ठीक है। और वो किसके स्थान पे आए, खेतान साहब के, डीपी खेतान साहब के आए, ठीक है। तो ये 7 सदस्य हैं, बार बार रिपीट करेंगे तो हो जाएगा। एक प्रश्न अभी जैसे इससे पहले अपन ने संविधान सभा के बारे में बात करी, तो उससे संबंध में कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा था या उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की थी, तो इसने 2 भूमिकाएं निभाई। यहाँ से प्रश्न आता है कि एक भूमिका उसकी थी संविधान निर्माण के रूप में और दूसरी भूमिका थी विधायिका के रूप में, अर्थात एक संसद का काम भी करती थी संविधान सभा। जब बैठक संविधान निर्माण के लिए होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो हमने सबसे पहले देखा था कि 13 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अब आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और कब बनाए गए थे। दूसरी भूमिका उनकी थी जो संविधान सभा की विधायिका के रूप में, अर्थात एज ए संसद के रूप में वो काम करती थी। उस समय उसके अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये संविधान सभा ने 2 प्रकार के काम किए। आगे चलते हैं, संविधान सभा में प्रमुख है जो तिथियां हैं, क्या घटनाएं हैं, तो उसके संबंध में अपन करेंगे। संविधान को स्वीकार कब किया गया, सीधा सीधा प्रश्न आता है, ध्यान रखना है आपको। और मैंने इससे पहले तिथि को बताया था कि प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी। तो जो प्रस्ताव बना दिया गया, संविधान का एक स्वरूप दे दिया गया, तो उसको अंतिम रूप से पारित कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। और आपको ध्यान हो, उससे 2 महीने बाद में अर्थात 26 जनवरी को अपना संविधान लागू हो गया। तो हमें इस प्रकार से एक लिंक के माध्यम से याद रखना है कि 26 जनवरी से 2 महीने पहले है संविधान जो है हमारा स्वीकार कर लिया गया। ऐसे घटना आपको याद रह जाएगी। और इसको संविधान का जो अंतिम रूप से जो भारत से कुल जो संविधान सभा थी, हमने अभी पहले चर्चा करी कि संविधान सभा के अंदर हमारे सदस्य राजस्थान से कितने थे, टोटल 12 सदस्य थे और वो मनोनीत रूप में थे। तो इन सदस्यों में एक तो थे अजमेर मेरवाड़ा के चीफ कमिश्नरी, हमारा जो यहाँ पे बैठता था, वहाँ से प्रतिनिधि थे। उनकी इन सभी 12 के अपने को नाम में लिस्ट भी याद रखनी है और इजी है, याद रख सकते हो आप, और उसकी लिस्ट दी हुई है, उनका शॉर्ट में आपको मैं समझा भी दूंगा आपको। और इसमें 11 देशी रियासतें थी जिसमें 12 सदस्य थे। तो 11 देशी जो रियासतें हैं उसमें से जयपुर से थे 3, ठीक है, और उदयपुर से थे 2, तो 3 और 2 5, तो यही हो गए, ठीक है। और एक अजमेर मेरवाड़ा ये चीफ कमिश्नर हो गया, ठीक है। एक जोधपुर से थे, तो उनके अपने को नाम याद रखने हैं कि जयपुर से कौन कौन थे, 3, 2 कौन थे, वो लिस्ट दे रखी है और आप उनको याद कर सकते हैं, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। और संविधान लागू कब हुआ, ये कॉमन बात है, आप सभी को पता है। संविधान की संरचना, अब संविधान में है क्या, संविधान की संरचना कैसे है, कैसे पूरा एक जो पुस्तक है हमारी उसमें क्या है, तो उसमें यहाँ पे लिखा नहीं है। सबसे पहले तो उसमें भाग है, ठीक है, और वो भाग है 22। भाग को आप क्या समझेंगे, एज ए अध्याय के रूप में, एक बुक में जैसे यूनिट होती है ना, वो इस प्रकार से। अब इन भाग के अंदर अनुच्छेद है, मूल रूप से कितने अनुच्छेद है, वो है 395 अनुच्छेद। और अब अनुसूचियां आती है, तो अनुसूचियां है तो 8 मूल रूप से। तो भारत के संविधान में यहाँ प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो है 8, और वर्तमान में हो गई है 12 अनुसूची। अब ये 8 अनुसूची, इसका मतलब क्या हुआ अनुसूची का, अनुसूची को इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल।
तो शेड्यूल से मतलब है कि जो कई बार, जैसे मान लीजिए आपने आवेदन किया है अधीनस्थ बोर्ड में, फॉर्म भरा है, उसके साथ में क्या अटैच किया होगा, आपकी मार्कशीट है या कोई आपके और दस्तावेज हैं एज ए एनेक्सर के रूप में। तो जो संविधान के साथ में लिस्टें जोड़ी गई है वो एक प्रकार से वो अनुसूचियां हैं, और उन ये 12 अनुसूचियां कौन सी है उनका भी अपन आगे चर्चा कर रहे हैं। टोटल संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई, प्रश्न आता है कितनी बैठकें हुई है संविधान सभा की, 11 बैठकें हुई। और अंतिम बैठक कब हुई लास्ट समय, वो ये आपके 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि संविधान को अंतिम रूप से पारित कब किया गया, वो आपके कर दिया था संविधान लागू होने से 2 महीने पहले, अर्थात 26 नवंबर। लेकिन संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 26 जनवरी से 2 दिन पहले, अर्थात 24 जनवरी। ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और संविधान में कितना समय लगा ये आपको पता है। संविधान सभा के संबंध में अन्य कार्य क्या हुए, तो ये कुछ इसमें भी तिथियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं। 24 जनवरी के 3 काम हुए, यानी कि संविधान लागू जो हुआ उस दिन से 2 दिन पहले 3 काम प्रमुख हुए। क्या काम हुए भाई? 3। गीत गाया गया, कौन सा? राष्ट्र का गीत गाया गया, और गान और गीत में फर्क है, आपको ध्यान ही है। फिर राष्ट्रपति चुना गया, राष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ ना वो 24 जनवरी को हो गया। भी कहा गया कि भी हम संविधान लागू कर रहे हैं तो राष्ट्रपति तो होना चाहिए, तो 2 दिन पहले ये काम हो गया। और चौथा फैक्ट ये है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक भी कब हुई थी? 24 जनवरी को। तो याद रखना है, गीत, गान, राष्ट्रपति और सभा का, इधर राष्ट्रपति बिठा दिया और इसको कह दिया कि भाई ठीक है अब बस संविधान सभा ने काम कर दिया और आज आपकी अंतिम बैठक है, इसके बाद में राष्ट्रपति जी काम संभालेंगे। तो ये इस प्रकार से घटना, ये तो जुड़ी हुई है दोनों घटनाएं, लेकिन प्रश्न अलग अलग बन जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गीत और गान, ठीक है। अब देखिए अपन 15 अगस्त को है जो 1947 को है जो आज़ादी का हमारा राष्ट्रीय पर्व मनाने जा रहे हैं, उससे पहले हमारे को क्या करना होगा? राष्ट्रध्वज होना चाहिए हमारे पास में। तो हमने 22 जुलाई को अपना लिया 1947 में, उसके बाद 15 अगस्त आया 10। तो इस प्रकार से अपने को इन तिथियों को याद रखना है, बाकी वाली और तिथियां कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। तो 23 जनवरी का 22 जुलाई का ये कंफ्यूज करता है। और कौन सी तिथियां हमने पढ़ी है? तो संविधान के प्रारूप के संबंध में पढ़ी, प्रारूप समिति जो थी उसका गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 29 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त के जस्ट बाद में। ध्वज को ये 3 घटनाएं आप कंटिन्यू याद कर सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को, प्रारूप समिति के गठन को, और 15 अगस्त ये हो गया। तो 15 अगस्त के पास में 2 समितियां, ये 2 तिथियां आपको याद रखनी है, ठीक है, ध्वज के बारे में और प्रारूप समिति के बारे में। 26 जनवरी के पास में आपको ये 4 तिथियां याद रखनी है, ठीक है। और संविधान सभा का जो आपका था प्रथम बैठक, ये याद रखना है, उसकी तिथि। तो तिथियों के संबंध में आपको ज्यादा तिथियां याद नहीं रखनी है, लेकिन उसकी प्रमुख घटना है वो तो आपको जरूर बार बार रिवीजन करना चाहिए, और उनको एक अलग तिथियों का एक मुख्य तिथियां, ऐसा नहीं है कि आप लिखने बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। मुख्य तिथियां जो है वो आपको एक जगह लिखनी है जो कंफ्यूज कर रही है। प्रारूप समिति का मैंने कहा, ध्वज और ये 3 घटनाएं एक साथ में हो गई, तो इनको एक पन्ने पे लिख दीजिएगा और बार बार उसका रिवीजन कीजिएगा। अब संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई है, आपको पता है संविधान सभा का गठन चुनाव जो हो गया था जुलाई 46 के अंदर हो गया था। तो हम बैठक कहाँ कब कर रहे हैं? दिसंबर में। कब कर रहे हैं प्रथम बैठक? दिसंबर में, दिसंबर 1946 में। तो इसमें 9 तारीख याद रखनी है, 11 तारीख याद रखनी है, 11 और 13, ठीक है। ये तिथियां संविधान सभा की पहले शुरुआत वाली याद रखनी है, दिसंबर में। इसको 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, और 13 दिसंबर को नेहरू जी ने है अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा का 13 दिसंबर को। ये 3 घटनाएं कंटिन्यू है संविधान सभा के संबंध। अब इस संविधान सभा की पहली बैठक तो होगी 9 दिसंबर को, और अंतिम बैठक कब हुई? ये हो गई आपके 24 जनवरी 1949 को, ये याद रखना है। सॉरी 49 क्या, मैं 50, ठीक है। अब ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। तो और इसी के बीच में मैं जो बताना जा रहा था कि 26 नवंबर 1949 को क्या संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया। तो ये घटनाएं कंटिन्यू याद रखनी है इसको, ठीक है। 9, 11, 13, उसके बाद में 49 और ये 24। तो ये तो एक भाग हो गया, प्रारूप समिति और ध्वज और वो अलग हो गया। इस प्रकार से आपको उनको एक कैटेगराइज करते हुए याद रखना है, ठीक। आगे चलते हैं।
संविधान से जुड़े अन्य तथ्य क्या है, तो संविधान के मुख्य प्रारूपकार, देखो प्रारूप समिति अलग बात हो गई, उसमें 7 सदस्य थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब। और प्रारूपकार, प्रारूप उससे पहले जो संविधान समिति ने प्रारूप बनाया उससे पहले एक पूरा एक शॉर्ट के अंदर ढांचा बनाया था, वो थे मुखर्जी साहब, एस.एन. मुखर्जी। ठीक है, एस.एन. मुखर्जी, एक जगह और आए हैं नाम, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। उप समिति थी अल्पसंख्यकों पर जो समिति थी, उप समिति, उसके अध्यक्ष थे मुखर्जी, ये नहीं है। ठीक है, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी है, ध्यान रखना है, कहीं घोड़ा कुछ और दे सकते हैं, तो आपको हाथी ध्यान रखना है। संविधान सभा के बारे में प्रमुख फैक्ट क्या है, तो उसमें और फैक्ट कोई खास नहीं है, वो हम रिवीजन ही कर रहे हैं, वो मतलब वापस रिपीट हो रही है जो पहले बात की। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, उप समिति के, है ना। और इससे जस्ट पहले मुखर्जी, मुखर्जी 2 शब्द हैं, कई बार 2 ही शब्द है ना, अ में लिख दिया एस.सी. मुखर्जी, ब में लिख दिया अभी जो नाम थे अपना एस.एन. मुखर्जी। तो ये तो प्रारूपकार थे, एस.एन. ठीक है, प्रारूपकार, और ये हैं एच.सी. मुखर्जी, अल्पसंख्यक पर जो उप समिति है। बाकी वाले हमने पहले पढ़ रखे। इसमें भी कुछ वो आप रिपीट कर सकते हैं, कुछ बताने लायक बात है इसमें नहीं है। अब आता है संविधान की विशेषताएं। संविधान सभा का ये कंप्लीट चैप्टर मेरे हिसाब से मुख्य मुख्य बातें हो गई है, इस प्रकार से तथ्यों का कोई पार नहीं है, बट मुझे लगता है कि आपके जो एग्जाम है उस लेवल में हमने कुछ जरूर उसके संबंध में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास किया है। अब आती है संविधान की विशेषताएं। तो देखिए संविधान की विशेषताएं क्या है, कि पहली विशेषता यह है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता। अच्छा, लोकप्रिय प्रभुसत्ता से क्या मतलब है, हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि जनता ही अंतिम प्रभु है, अंतिम सत्ता का स्रोत है, यही इसका मतलब है, संविधान की हमारी विशेषता है। ठीक है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब हुआ अंतिम शक्ति किसमें नहीं थे, जनता। और दूसरा बिंदु जो है प्रमुख है उद्देश्य का, तो उद्देश्य का जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव अलग विषय था, आप कंफ्यूज नहीं होना है। उसको पारित करवाया गया था 13 दिसंबर 1946, तिथि याद रखनी है, और उसको पारित करवाया गया 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव, उसी आधार पे स्रोत उद्देश्य प्रस्ताव ही है, वो संविधान उद्देश्य का रूप ले लिया। जब वो पारित हुआ उसको प्रस्तावना का रूप दे दिया, उसमें कुछ और बातें जोड़ी गई इस प्रकार से। अब उद्देश्य का के संबंध में परिभाषाएं हैं, किसने क्या कहा, तो उद्देश्य का है क्या, संविधान का एक शॉर्ट सारांश है, हमने पहले बात करी। और क्या परिभाषा है, तो किसी ने कहा है कि ये तो संविधान का परिचय पत्र है, किसी ने कहा संविधान की ये तो कुंजी है, कुंजी मतलब की, एक जैसे हाउस होता है उसके सामने अपन जब उसको लॉक करने के लिए की तो होती है ना, तो वो कुंजी कहा है, किसने कहा है उसके बारे में। और किसी ने कहा है कि आत्मा है संविधान की, प्रस्तावना को, तो किसने क्या कहा, के एम मुंशी साहब ने क्या कहा है, ये हमारी कुंडली है, जन्म की कुंडली है, भविष्य फल है संविधान का। के एम मुंशी साहब ने कहा परिचय पत्र, शब्द याद रखना है, पालकी वाला। ठीक है, पालकी एक जैसे मान लो झूला टाइप होती है, उसके लिए क्या चाहिए आपको, एक कार्ड तो चाहिए ना, परिचय का आईडी कार्ड चाहिए, तो याद रख लेना ऐसे। कुंजी अर्नेस्ट पार्कर ने कहा है, कुंजी अर्नेस्ट पार्कर, आगे लिखा हुआ भी है अर्नेस्ट पार्कर। ठीक है, परिचय पत्र पालकी वाला। ठीक है, आत्मा किसने कहा है, भार्गव साहब ने, ठाकुर दास भार्गव, भार्गव, भार्गव एक ऋषि थे, भृगु, तो आपको याद ध्यान रखना है आत्मा और ऋषियां, ऋषि ये है, ये धार्मिक शब्द है दोनों मिल, इस प्रकार से आपको जोड़ना है। पार्कर कुंजी क, यहाँ पे भी कहा आ रहा है, परिचय पत्र पालकी वाला प, तो आपको इससे जोड़ करके परिभाषा रह जाएगी। और प्रश्न इस प्रकार का क्या बनता है, इस एक तरफ तो ये बिंदु लिख दिया, एक व्यक्ति का नाम लिख दिया जो ये है, उन्होंने क्या कहा वो लिख दिया, अब स, फिर मिलान करो, इस प्रकार से मिलान वाले प्रश्न आ सकते हैं, यदि कम संभावना आपके, फिर भी आपको याद रखना है, तो ये याद रखना है ऐसे। अच्छा, अब आता है प्रस्तावना के संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है आपके सामने, कि प्रस्तावना में जैसे संविधान बन गया हमारा और लागू हो गया 26 जनवरी को, संविधान को हमने आपको पता है 2 महीने 26 जनवरी से पहले अंतिम रूप से पारित कर दिया था। तिथि बताइएगा आप, क्या तिथि थी, 26 नवंबर 1949। तो पारित तो हो गया, लेकिन उसके बाद में भी जहाँ पे भी जरूरत पड़ी उसमें संशोधन करते आ रहे हैं, आज भी संशोधन हो रहा है। अपने 30वां
अपना अमेंडमेंट चल रहा है। तो प्रस्ताव आते हैं विधेयक और उसका अधिनियम का रूप ले लेते हैं। तो इस आधार पे मैं कहना चाहता हूं कि 42वें संविधान जो संशोधन हुआ, 42 नंबर पर जो संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 1976 में। उसके द्वारा हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? सबसे पहले हमने परिचय किया था प्रस्तावना का, उसके अंदर 3 शब्द आए थे हमारे। समाजवादी आया था, पंथ निरपेक्ष शब्द आया था और अखंडता। ये बाद में जोड़े गए हैं, मूल रूप से ये संविधान में हमारे नहीं थे। तो यहाँ से ही प्रश्न उठा जाएगा कि संविधान में से निम्नलिखित में से प्रस्तावना में कौन से मूल शब्द नहीं पाए गए। तो इस प्रकार से हो सकता है। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? तो किया गया था 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन हुआ? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो इस प्रकार से कितनी बार संशोधन हुआ प्रस्तावना में? आज तक 1 बार संविधान में संशोधन हुआ। क्या संविधान की पूरी को भी अपन बदल सकते हैं? तो एक कोई निर्णयवाद आता है, आगे प्रश्न आएगा कि पूरी प्रस्तावना को अपन नहीं बदल सकते हैं। एक कोई वाद से मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया संविधान में प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, वो संशोधित नहीं होना चाहिए। अब मूल ढांचे के अंदर क्या आता है, वो कोर्ट ने शब्द दे दिए कि जैसे पंथ निरपेक्षता शब्द मूल ढांचे का है, इसमें आप संशोधन नहीं करोगे। अखंडता शब्द मूल ढांचे का विषय है, नहीं चेंज करोगे। तो इस प्रकार से ये कब आया? 1973 के अंदर केशवानंद भारतीवाद आया। केशवानंद भारतीवाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा संशोधित नहीं किया जा सकता। मूल ढांचे के शब्द दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने, लिस्ट दे दी, ये है मूल ढांचे। आज भी जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना के संबंध में यहाँ पे बहुत मतलब 10-15 प्रश्न मैंने आपको अभी बताए हैं। ठीक है, विश्व का अब तीसरी विशेषता है कि हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। राज्यों के लिए भी इसमें प्रावधान है, हमारी न्याय प्रणाली के बारे में, हमारी लोकल बॉडी शासन प्रणाली क्या है, जैसे पंचायती राज वगैरह। तो उस संबंध में जो प्रत्येक के लिए जो प्रावधान किए गए वो ऐसा विश्व में कहीं पे भी नहीं मिलता है। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान है हमारा, लेकिन वो लिखित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें यह है। कैसे बड़ा क्यों हुआ? 395 अनुच्छेद, ये आपका 395 नहीं है, 365 अनुच्छेद है, करेक्शन कर देना। और भाग इसमें मूल रूप से प्रश्न में आता है कि मूल रूप से अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं, अनुसूचियां कितनी, तो ये आपके प्रश्न आता है। हाँ, तो इसको करेक्ट कर दीजिएगा, 395 ही है। देखिए यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है। मूल संविधान जो है ना, इसके अंदर मुख्य रूप से अनुच्छेद 365 है, और इसमें जो उसके जो क्या होता है कि अनुच्छेद के अंदर भी है जो उसके उपभाग होते हैं, तो उनको टोटल को मिलाते हैं तब ये इसकी संख्या 395 होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसको प्रश्न की भाषा को पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। ठीक है, बाकी मूल रूप से मुख्य अनुच्छेद 365 है, उसमें 30 जो है वो उसके सब पार्ट है। जैसे अनुच्छेद 1 है, इसके अंदर भी है जो सब पार्ट है, 1 2 3 इस प्रकार से। तो इस वजह से ये वर्तमान में अनुच्छेद ये हो गए हैं 470 और 12 अनुसूचियां हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथी विशेषता ये आपके सामने संविधान की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका अर्थ क्या होता है प्रस्तावना हमने समझ लिया है। ठीक है, 5वीं विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था है। हमारे संविधान के अंदर संसद शासन प्रणाली को अपनाया गया है। विश्व के अंदर विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति इसमें प्रमुख होता है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रमुख व्यवहारिक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। सैद्धांतिक रूप से तो राष्ट्रपति है। तो अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, हमारे यहाँ पे संसदीय है। ब्रिटेन की प्रणाली भी संसदीय है, और वहां से ही हमने ब्रिटेन से ये संसदीय शासन प्रणाली का अडॉप्ट किया है स्रोत के रूप में। ठीक है, और इसी को इंग्लैंड के अंदर क्या कहते हैं? वेस्टमिंस्टर प्रणाली, संसदीय प्रणाली को। ठीक है, कि जो राष्ट्र प्रमुख होता है ओनली एक एज ए
संवैधानिक प्रमुख के रूप में रहेगा और व्यवहार के अंदर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है जो शासन प्रणाली का संचालन करेंगे। ठीक है, और इसका मतलब दूसरा ये भी होता है कि जो व्यवस्थापिका है उसके अंदर ही उसी से है जो कार्यपालिका का निर्माण होता है ना। अर्थात व्यवस्थापिका के अंदर जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका से मतलब सरकार है ना। जैसे मान लीजिए ये आपकी संसद है, हमारा संसद भवन है, तो इसके अंदर मान लीजिए संसद व्यवस्थापिका है, और तो इसमें जो सरकार के मेंबर है वो भी व्यवस्थापिका के ही पार्ट हैं, क्योंकि वो मेंबर एमपी है, और संसद के अंदर कौन होते हैं, एमपी होते हैं। तो लेकिन सरकार कई बार देखते हैं कि वो सरकार है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा है हटा दी गई है, तो ऐसा कौन हटाती है, संसद। वहाँ पे मतदान होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा, और उसमें इन मेंबरों को जब पूरे बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार गिर सकती है। 13 दिन ही रही थी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में। तो ये इस प्रकार से कार्य करती है, इसलिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है हर काम के लिए, नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको गिराया जा सकता है कार्यपालिका को। कार्यपालिका से मतलब है सरकार और मंत्रिमंडल। ठीक है, अगली विशेषता संविधान की है समाजवादी व्यवस्था। अर्थात मैंने आपको पहले अर्थ बताया, समाज के अंदर जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसके ऊपर सभी व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार है। और ये शब्द कब जोड़ा गया, हमने पहले चर्चा की है, पंथ निरपेक्ष शब्द, ये भी कब जोड़ा गया है, इसका अर्थ क्या होता है, सबके बारे में पूर्व हमने चर्चा की है। हमारे संविधान की 8वीं विशेषता है कठोर और लचीलेपन का पाया जाना, उसका मिश्रण। अर्थात हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि संविधान के अंदर हम संशोधन कर सकते हैं, कुछ विषय हैं उनको सरलता से अपन संशोधित कर सकते हैं, कुछ मामलों में है संशोधन करना जरा कठिन होता है, केंद्र सरकार या व्यवस्था जो संसद है अकेली नहीं कर सकती है। उसके लिए कुछ विषयों में संशोधन लाने के लिए राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति लेनी पड़ती है, और जरूरी नहीं है कि राज्य विधानमंडल है वो एक ही प्रकार के दल की हो, केंद्र के अनुसार हो। तो कई बार प्रस्ताव पारित विधेयक जो है अधिनियम का रूप नहीं ले पाते हैं, इस प्रकार से वो कठोर है। ऐसे कौन से विषय हैं जिनमें कठोरता पाई जाती है, जैसे राष्ट्रपति का संबंध निर्वाचन प्रणाली के बारे में कोई संशोधन करना चाहे संसद अकेली नहीं कर सकती है, राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से खूब राष्ट्रीय अखंडता के मामले में है तो उसके लिए राज्य विधानमंडलों की अनुमति लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार से कुछ मामलों में लचीला है, कुछ मामलों में कठोर है। संविधान संशोधन के आधार पर इसका ये विशेषता है। ठीक है, संविधान के संशोधन के लिए अनुच्छेद आपको याद करवा देता हूँ, 368 के द्वारा हम संविधान में संशोधन करते हैं, प्रक्रिया को अपनाते हैं। अगले संविधान की विशेषता है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और विश्व भ्रातृत्व। अर्थात हमारा संविधान कहता है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो है ही, लेकिन इसके साथ में इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम विश्व के अंदर शांति नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम तो संपूर्ण प्रभुत्व हैं, हमारा पड़ोसी, हमारे विश्व के अन्य राष्ट्र भी है जो वो उनके साथ में हम सौहार्दपूर्ण भाईचारा रखेंगे। इस प्रकार से किसी प्रकार का हमारे राष्ट्र का कोई भी नागरिक है वो किसी दूसरे देश का आलोचना नहीं करे कि हमारी विदेश नीति पर कुप्रभाव पड़े। इस प्रकार की बातें अनुच्छेद 51 के अंदर भी कही गई है। तो एक प्रमुख संविधान की विशेषता है। अब आगे आते तो मुख्य रूप से ये संविधान की विशेषताओं संबंधी जो बिंदु थे वो हमने देखे, और तो सीधा सीधा बिंदु बन सकता है संविधान की विशेषताओं संबंध में, क्योंकि ये अलग टॉपिक दे रखा है तो श्योरली प्रश्न यहाँ से आएगा आपको संविधान की विशेषताओं से, उनको वापस बिंदुओं को आप देख लेना। संविधान के स्रोत, यहाँ से भी प्रश्न सीधा सीधा आता है आपको, इनको कोई ज़्यादा समझने लायक चीज़ है नहीं यहाँ पे, इनको आपको रटना ही पड़ेगा शब्दों को। कंट्री वाइज कुछ 7-8 कंट्रीज हैं जहाँ से हमने ये प्रावधान मुख्य रूप से लिए। ज़्यादा तथ्य जो हैं अमेरिका और ब्रिटेन से लिए हैं, तो आप उनको विशेष रूप से एक लिस्ट बना करके मुख्य आपको बार बार रिविजन करना है। ठीक है, दूसरे कनाडा और ये जापान, जर्मनी, सिंपल छोटे छोटे बिंदु है, 2-2, 3-3 बिंदु है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि भारत के संविधान का जो है एक बहुत बड़ा आधार स्रोत जो रहा है, यानी कि 2/3 अर्थात अराउंड 70% भाग कहाँ से लिए गए, जो 1935 के अंदर एक्ट आया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था, तो वहाँ से बातें अपने की, क्योंकि भारत के अंदर शासन इसी कहीं ना कहीं किसी संवैधानिक प्रावधान के तहत चलता था, तो वो बातें एक जो हैबिट के रूप में एक्सेप्ट हो गई, और हमने जो भारत के जो राजनीतिज्ञ थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने कहा कि ये बातें हमारे देश के ऊपर लागू हो सकती है आगे भी, तो हमने उनको एक्सेप्ट किया है। तो
उसके अलावा यूएसए से हमने क्या लिया है, आपको मुख्य रूप से ये बातें याद रखनी है। मूल अधिकार लिए गए, इसी प्रकार से मूल अधिकार है तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, इसको आपको तुलनात्मक अध्ययन करना तो याद रह जाएगा आपको। यूएसए से मूल अधिकार और मूल कर्तव्य आपके रूस से, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की ज्यादातर बात आपके यहाँ यूएसए में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। जनहित याचिका वगैरह, ठीक है। और चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ जनहित याचिका क्या होती है। जनहित याचिका से मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार अखबार की कटिंग के आधार पर स्वप्रेरणा से किसी भी सार्वजनिक विषय को अपने विचार में ले सकती है। उदाहरण के लिए कोई पर्यावरण का विषय है और सीधा सीधा किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसके लिए अपील कौन करे। तो अखबार में कोई न्यूज़ आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कह दिया कि यहाँ पे ये जो कंपनियां जो पेड़ पौधे कटिंग कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, जवाब ले सकती है सरकार से। तो ये PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जनता के हित में है, एक अपील ली गई है। वो कैसे भी ले सकती है, स्वप्रेरणा से, कोई NGO के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से। तो इसका मतलब ये होता है। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया देखना, अब राष्ट्रपति के बारे में 2-3 जगह बातें कही गई है, आपको तुलनात्मक अध्ययन करना। जिस प्रकार से मूल अधिकार मूल कर्तव्यों की बात याद आ जाएगी आपको, उसी प्रकार से राष्ट्रपति के महाभियोग हटाने की बात। तो चुनाव की प्रक्रिया आगे अपन देखते हैं कहाँ से आई है, याद रखना। उपराष्ट्रपति का पद यहाँ से लिया गया, उपराष्ट्रपति यहाँ पर फिनिश हो जाता है। प्रस्तावना, प्रस्तावना की 2-3 बातें, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना में ये शब्द जो पहला ही शब्द जो आता है, वी द पीपुल, ये शब्द है नहीं, भारत, हम भारत के लोग, पहले ही शब्द जो था हमने, तो ये कहाँ से है, अमेरिका से, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। न्यायाधीशों को हटाने, देखो राष्ट्रपति को हटाने की और न्यायाधीशों को हटाने की, हटाने वाली बात यूएस करता है, ठीक है। और विधियों का समान संरक्षण, विधि, जितने भी भारत के अंदर संविधान में कानून बने हैं उनका समान रूप से संरक्षण मिलेगा, बराबर उनका महत्व दिया जाएगा। ये बात कहाँ से ली गई है, अमेरिका। देखो विधि के बारे में 3 बातें हैं आपके मुख्य रूप से। विधि का शासन, ये तो है ब्रिटेन से, विधि का शासन, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बात शासन चलेगा तो विधि के अनुसार चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बुलडोजर चला दें, किस आधार पर चला रहे हैं, विधि का शासन कहाँ है ना। कोई ना कोई विधि का आधार है, बुलडोजर चलाया है या अतिक्रमण हटाया है, किसी प्रकार की बात है तो विधि का उसमें प्रावधान अवश्य होगा, ठीक है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो ये है जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रक्रिया भी है, एक तो विधि का शासन है, विधि के द्वारा शासन बनाया गया, और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कि प्रक्रिया अपनाई गई है। कोई अगर आपको अगर भर्ती हो रही है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा तो उसमें प्रक्रिया अपनाई गई है। कैसे, ये सबसे पहले आवेदन, परीक्षा और स्क्रूटनी, परिणाम जारी करना, फिर विभाग के पास में, ये सब प्रक्रिया है। और कर कौन रहा है, विधि का शासन, और इसमें दोनों फर्क है। कर कौन रहा है, शासन विधि के द्वारा स्थापित किया गया शासन है, वो ऑथराइज है। अधीनस्थ बोर्ड कर रहा है, वो विधि के द्वारा स्थापित शासन है साहब, विधि द्वारा, विधि का शासन है। कोई NGO को अपन नहीं मान सकते हैं, अधीनस्थ बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है, इसलिए ये है आपके ब्रिटेन से, ये है जापान से। और तीसरी बात जो आपको कहा गया विधियों का समान संरक्षण, तो ये है अमेरिका से। तो विधि के संबंध में जो भी हमारे स्रोत की, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप कंफ्यूज होने, इसलिए मैंने इनको एक जगह लिखा है। स्रोत आगे बढ़ रहे हैं। संविधान में स्रोतों में ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। नागरिकता इकहरी, इकहरी मतलब पूरे देश की एक ही नागरिकता है भैया, ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों के लिए अलग नागरिकता है, राजस्थान के, बिहार के लोग भी यहाँ रहते हैं, आवास बना सकते हैं अपना, वो कर सकते हैं। तो कारण इसका आधार वही है कि हम पूरे कंट्री के लिए एक ही नागरिक प्राप्त है। विधि का शासन अभी हमने पहले बात करी, कंफ्यूज नहीं होना। और विधि के समक्ष समानता, सभी लोग विधि के सामने समान हैं, तो ये विधि की बात, 2 बात हो गई ब्रिटेन के बारे में। रिट, जो रिट लगाई जाती है अनुच्छेद 32 के माध्यम से, वो हमारा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32, मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं, 13 से आपका 35, तो 32 नंबर का जो रिट का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, ठीक है। और 2 सदन व्यवस्था से मतलब ये है कि लोकसभा और राज्यसभा संसदीय शासन प्रणाली ये होगी, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडल होगा, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और ये जो महालेखाकार परीक्षक पद है वो भी वहाँ से है। और सामूहिक उत्तरदायित्व, अभी पहले अपन और बात करी थी कि जो मंत्रिपरिषद है ना, वो सामूहिक रूप से अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी। अगर वो एक भी मंत्री ने किसी प्रकार का गलत स्टेटमेंट या गलत कथन का है तो उसके लिए पूरी सरकार रेस्पॉन्सिबल होगी, विपक्ष है या संसद जो विधायिका है
वो कभी भी उसके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाती है मंत्री के कारण, तो पूरा मंत्रिमंडल भंग होगा यदि वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक परिभाषा दी है कि मंत्रिमंडल एक साथ में डूबता, एक साथ में तैरता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व। अब स्रोत के रूप में कनाडा आता है, तो कनाडा की 2-3 बातें याद रखनी है। कनाडा में क्या है, अवशिष्ट शक्तियां। देखिए आगे हम अनुसूचियां पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके अंदर आएगा विषय सूची, अनुसूची 7th नंबर वाली में, 7वीं अनुसूची, जो टोटल 12 अनुसूचियां हैं हमारी, मूल रूप से कितनी है 8। तो 7वीं अनुसूची जो है वो कहती है विषय सूचियां, जो केंद्र कितने विषयों पे, किन विषयों पे शासन करेगा, कानून बनाएगा, राज्य किन विषयों पे कानून बनाएगा, तो वो ये अनुसूची 7 में दिया हुआ है। और समवर्ती का मतलब है जिसपे जिन पे कानून है, जो विषय ये अपना केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकते हैं, लेकिन यदि इन दो के अंदर समवर्ती विषय में टकराहट हो जाए तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहता है समवर्ती विषय में। तो 3 प्रकार की विषय सूचियां हैं। इसके अलावा कोई भी बच भी जाती है तो उनको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां या विषय, तो वो केंद्र के पास में है, अर्थात उनके ऊपर कोई कानून बनाना है तो वो केंद्र बनाएगा। तो ये कनाडा से वहां से बात ली गई है। ठीक है, और ये कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, देखो राष्ट्रपति कहाँ से, उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, राज्यपाल कनाडा से, राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान यूएसए से, और अपना राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या नियुक्ति की प्रक्रिया वो कहाँ से है, दक्षिणी अफ्रीका से। ठीक है, और एक संघात्मक व्यवस्था, कनाडा से ये बहुत प्रश्न आता है कि ये प्रश्न अक्सर आया हुआ है, संघीय व्यवस्था जो है, सशक्त केंद्र, यानी कि हमारे भारत में है ना केंद्र इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो करेगी वो राज्यों को स्वीकार करना पड़ेगा। यद्यपि राज्यों को अपना शासन चलाने के लिए स्वतंत्रता है, स्वायत्ता है, मगर कई मामलों में उनको केंद्र की बात को मानना पड़ेगा। केंद्र वित्त देता है, वित्त आयोग का गठन होता है, उस अनुसार अनुदान और ये देता है, तो केंद्र मजबूत है कई मामलों में, विदेश नीति के मामले में। ठीक है, तो ये सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये प्रावधान लिया कहाँ से हमने, कनाडा से। ठीक है, अब आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, प्रस्तावना की भाषा। देखो प्रस्तावना में एक शब्द आया था हम भारत के लोग, कहाँ से लिया है, अमेरिका से। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा पूरी है, जो क्या होनी चाहिए एक संरचना है, वो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना के समय में 2 प्रश्न बनते हैं स्रोत के, ये। ठीक है, अभी हमने बात करी थी सूचियों के बारे में, सूची मतलब विषय, कि किन विषयों पर, जो देश के अंदर जितने भी विषय हैं उन विषयों में कौन से विषयों पर जो है आपका राज्य कानून बनाएगा, कौन से विषयों पर केंद्र बनाएगा, कौन से विषयों पर ये केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, इसका मतलब हुआ समवर्ती। तो ये विषय हैं। तो समवर्ती जो विषय है वो कहाँ से लिया गया है, आपके ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियां जो है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। इस प्रकार से आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो एग्जाम के समय। ठीक है, अन्य फैक्ट कोई साथ खास इंपोर्टेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आपको 2 बातें याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची। ठीक है, प्रस्तावना में एक वर्ड हम भारत के लोग कहाँ से है, अमेरिका से। अब आता है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया है, एक नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार कहाँ से लिए थे, अभी हमने बात करी, यूएसए से। मूल कर्तव्य रूस से, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। आयरलैंड से 3 बातें हैं मुख्य रूप से याद रखनी है। वैसे खूब शब्द, छोटे शब्द भी होते हैं स्रोत के रूप में अपने गए, लेकिन अपने को क्या बात ध्यान रखनी है, राज्यसभा में जो, देखो राज्यसभा संसद होती है, आपको ध्यान है, संसद में 2 सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। अब राज्यसभा में जो एमपी जाएंगे, इसके भी सदस्य एमपी कहलाते हैं, इसके भी, तो इसमें एमपी जाते हैं, उनमें कुछ तो होते हैं, 12 तो होते हैं मनोनीत, और बाकी होते हैं निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो देखना कि ये जो 12 निर्वाचित राष्ट्रपति, ये 12 को मनोनीत जो करता है राष्ट्रपति, इसका प्रावधान कहां से लिया गया है, ये आपका राज्यसभा के लिए आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व राज्यसभा के लिए मनोनयन आयरलैंड। ठीक, अब देखना राष्ट्रपति की बात पहले हुई थी यूएसए से हटाने वाली बात, और निर्वाचन की पद्धति प्रक्रिया आयरलैंड से। मैंने एक भूलवंश आपको एक शब्द पहले गलत बता दिया था,
इसको करेक्ट करना चाहता हूँ कि दक्षिणी अफ्रीका से राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति कुछ अलग फैक्ट है, वो आगे क्लियर हो जाएगा। यह करेक्शन करना चाहता हूँ कि निर्वाचन की प्रक्रिया राष्ट्रपति की आयरलैंड और हटाने की प्रक्रिया यूएसए से। आगे जर्मनी की एक ही बात है, इमरजेंसी होती है तो जर्मनी याद आता है, ठीक है। और उस दौरान मूल अधिकार है जो बंद कर दिए जाएंगे कोई नागरिक का, हालांकि कुछ है जो अनुच्छेद 21 के जो मूल अधिकार वो रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर निलंबन यानी सस्पेंड हो जाते हैं, उनके ऊपर निष्क्रियता आ जाती है, वो अपन दावा नहीं कर सकते ये हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये प्रावधान हमने जर्मनी से लिया है, ठीक है। और जापान से एक बात ली है, वो पहले चर्चा की हमने विधि के मामले में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, विधियों का समान संरक्षण यूएसए से, विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि की स्थापित प्रक्रिया जापान से। तो आपको याद रखना है। अब आता है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दो बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान में संशोधन करना हो वो प्रक्रिया कहां से अपनाई गई है? दक्षिणी अफ्रीका से। और हमारे संविधान में इसको कहां स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 368 में, हमने पहले भी बात की है, ठीक है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन जो है, ये देखो राज्यसभा के बारे में हमने जस्ट इससे पहले बात करी थी कि राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं, मनोनीत कहां से होते हैं? वो आयरलैंड से प्रावधान है, ठीक है। और ये आपके जो निर्वाचन की प्रक्रिया है ये आपकी कहां से है? दक्षिणी अफ्रीका से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आता है रूस। तो रूस के बारे में मूल कर्तव्य, उसके पहली बात करी थी अपन ने। और एक हमारी प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात थी, वो 3 शब्द कहां से लिए गए हैं? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, और रूस से लिए गए हैं, ठीक है। फ्रांस के अंदर, फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्र शब्द आया था हमारे प्रस्तावना में, तो ये फ्रांस से लिया है। और एक 3 शब्द ये भी आए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। देखो प्रस्तावना में न्याय शब्द आया था वो रूस से, 3 शब्द और आए थे ये फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस में एक क्रांति हुई थी और वहां पे एक नारा दिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा कि हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व चाहिए। वो शब्द एज इट इज हमने वहां से एक्सेप्ट किया है, ठीक है। गणतंत्रात्मक शब्द है, नहीं कि हमारे राष्ट्र का प्रमुख गणतंत्र माध्यम से गणराज्य का भाग होगा, तो ये शब्द भी हमने फ्रांस से स्वीकार किया। तो आपको ये कंपेरेटिव तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो हम भूलेंगे नहीं, समझ जाएंगे। अब भारतीय संविधान के संबंध में कुछ फैक्ट हैं, कोई आप देख सकते हैं, कोई समझाने वाली बात नहीं है ऐसे। और भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है ये प्रश्न आता है, तो अध्यक्षात्मक सरकार हमारी विशेषता नहीं है, हमारी है सरकार जो है वो संसदात्मक है। अध्यक्षात्मक सरकार जो है वो यूएसए में। भारत का संविधान संघीय क्यों है? अभी हमने बात की कनाडा से ली गया है प्रावधान संघात्मक व्यवस्था का। उसमें क्या होता है? उसमें केंद्र मजबूत है और राज्य अपने कुछ मामलों में स्वायत्त हैं, तो संघ हो गया। यानी संघ का अर्थ होता है विभिन्न टुकड़ों का मिलना। विभिन्न राज्यों से हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 1 पहला अनुच्छेद ये वो कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, है ना, राज्यों का संघ है, राज्यों से मिलकर के बना है। तो संघात्मक व्यवस्था ये है, और वो स्रोत लिया है हमने कनाडा से। तो इसका क्यों है संघीय? क्योंकि केंद्र और राज्यों की शक्तियों का वितरण हो रखा है और केंद्र उसमें से प्रमुख भूमिका निभाता है। जिस प्रकार से परिवार में अन्य मेंबर होते हैं, परिवार कैसे बनता है? अन्य मेंबरों, सभी मेंबरों से बनता है, लेकिन उसमें हमारे जो परिवार के मुखिया हैं उनकी प्रधान भूमिका होती है, इसी प्रकार से केंद्र की प्रमुख भूमिका है। भारतीय राजनीति में सर्वोच्च कौन है? कई बार प्रश्न आया है कि भारतीय राजनीति में कौन है, संसद है कि न्यायपालिका है या संविधान है, कौन है? तो हमें बताना संविधान, ना तो न्यायपालिका सर्वोच्च है ना संसद है। इन दोनों में तुलना का अगर कई बार प्रश्न आ जाता है कि संसद सर्वोच्च है या न्यायपालिका, तो उन दोनों में समन्वय स्थापित हुआ है, संतुलन स्थापित हुआ है, कोई भी है जो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है, ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान के भाग, तो इसको आपको रटने लायक ये अध्याय है, ठीक है। कि पहले अध्याय में क्या है, कहाँ से कहाँ लिया है, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है। पहले अनुच्छेद में कहा गया भारत का नाम दिया गया है कि भारत का नाम क्या है, इंडिया और भारत, ठीक है। इसमें और भी 2 बातें हैं अनुच्छेद 1 में, राज्यों का संघ होगा और एक ये इस प्रकार से। और भाग 2 में
नागरिकता के बारे में 5 से 11। फिर मूल अधिकार आ जाते हैं भाग 3 में 12 से 35। ठीक है, 12 अनुच्छेद अभी राज्य की परिभाषा देता है, सीधा सीधा मूल अधिकार अपने 13 से शुरू होते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे 12 में एक राज्य की परिभाषा, राज्य राज्य वर्ड आता है, उस समय परिभाषित किया गया है, तो 12 से 35 ही है। भाग 4 36 से 51। ठीक है, और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में, मतलब ये 51 तो स्वयं तो नीति निर्देश तत्वों का भाग है, लेकिन इसका सब पार्ट बना दिया, एक अलग नाम दे दिया, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, फिर संघ क्या है? संघ मतलब जो 52 से 151 मतलब केंद्र के बारे में। ठीक है, उसकी शासन प्रणाली कैसे होगी इन अनुच्छेदों के अंदर आपको मिलेगा। 152 से लेकर के 237, इसमें अंदर राज्यपाल के प्रावधान भी है, मुख्यमंत्री क्या है, सब न्यायपालिका क्या है, राज्यों के बारे में ये अनुच्छेद है। इन्हीं सभी अनुच्छेदों की वजह से तो हमारा विस्तृत हुआ है। 7वें भाग को है मतलब हटा दिया गया है, और 8वां भाग जो है संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो क्या प्रावधान है, वो इसके अंदर प्रावधान है। पंचायतों के अनुच्छेद है 243 से, आपको पता है 243 ओ है ये। ठीक है, ध्यान रखना है, ये 0 नहीं है, ओ है। ठीक है, और उसके बाद में नगर पालिकाएं हैं, तो इनका प्रावधान देखना, आपको रिलेशन स्थापित करना है, समानता कि अभी हमने 12 अनुसूचियों की बात की, आप बताएं कि मूल रूप से भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, अब आप स्वयं बताएं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ आपको कि अनुसूची 11 है वो पंचायती राज के बारे में, और जो 12 है ये 11, ये 12 ये किसके बारे में है? नगर पालिका के बारे में। ये लिस्ट है डिटेल्ड, फॉर्म तो आपने भरा, मैंने कहा कि अनुसूची का क्या मतलब है, साथ में अटैच कर रखा है उसका विस्तार रूप। इन सब अनुसूचियों में बात पूरी आई नहीं हुई है ना, इसकी अनुसूची जोड़ दी। तो 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची आपको याद रखनी है इनके दो के बारे में। अच्छा, यहाँ से ये भी एक संविधान के परिचय में प्रश्न आता है कि 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किसके बारे में है? तो इनमें से 73वां संविधान संशोधन आपकी पंचायत के बारे में, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका के बारे में। 73 और 74 संशोधन, कंफ्यूज नहीं हुआ, संविधान का जिस प्रकार से पहले अपन ने बात करी प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े थे, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। तो उसी प्रकार से 1992 के अंदर संविधान में 2 संशोधन किए गए, 73वां और 74वां, पहला एक पंचायत का, दूसरा नगर पालिका का। ठीक है, सहकारी समितियां, फिर SC/ST एरियाज कौन से हैं इस संबंध में जो प्रावधान कर रखे हैं वो भाग 10 में मिलेगा आपको। केंद्र राज्य के बीच में संबंध जो है 245 263, ये कोई खास नहीं है, थोड़ा सा आप स्टडी कर लेना, इनको ज्यादा रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप कर देना। अनुसूची आती है। ठीक है, तो पहली अनुसूची जो है कि राज्यों और उनके नाम है। ठीक है, कि राजस्थान का नाम कैसे पड़ेगा, या नामकरण क्या है हो सकता है, उनमें परिवर्तन कैसे होगा, ये अनुसूची में। ठीक है, उनकी सीमाएं क्या, एरिया डिफाइन कर रखा है कि यहाँ से यहाँ इसकी सीमाएं हैं, वो कहाँ मिलेगा आपको? पहली अनुसूची में। ठीक है, सेकंड अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक है, दूसरी और तीसरी आपको एक साथ में देखनी है, दूसरी क्योंकि याद इजीली हो सकेगी, अपन शॉर्ट में भी एक आपको मैं प्रस्तुतिकरण दूंगा आगे, कि दूसरी में तो है वेतन और भत्ते, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं राजनीतिक पद है उनके संबंध में वेतन और भत्ते। तीसरी में शपथ, उनके शपथ का प्रारूप है, कोई भी पद जैसे आज उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन हुआ है तो उनको शपथ दिलाई जाएगी, किस प्रारूप के तहत दिलाई जाएगी, तो उसमें सब संवैधानिक एक फिक्स भाषा है। तो अब कई बार प्रश्न आता है कि दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान नहीं है? मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपके अपना मुख्यमंत्री, ठीक है, तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, ये मुख्य रूप से संवैधानिक पदों के लिए है, अपने को ये ध्यान रखना। तीसरी अनुसूची शपथ है, इसमें संघ के मंत्री, सरकार इसमें आ गई, ठीक है, न्यायालय आ गया, और ये MLAs वगैरह आ गए, तो राज्यों के, जिस प्रकार से वहाँ MP थे, MP के बारे में, MLAs के बारे में, और आपका न्यायाधीशों के बारे में, चाहे न्यायाधीश हाईकोर्ट के हों या चाहे सुप्रीम कोर्ट के, इनका शपथ का प्रारूप यहाँ पे दे रखा है। ठीक, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा,
हमने राज्यसभा के बारे में जो संविधान के स्रोत के रूप में अध्ययन किया था कि मनोनीत सदस्य, आपके निर्वाचित सदस्य, तो वो आप रिमाइंड करते रहो। चौथी अनुसूची में सीटों का बंटवारा कि किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें आवंटित की गई है। राजस्थान के लिए कितनी सीटें आप बताइएगा, मैं आगे इसका आंसर दूंगा। चौथी, दूसरी और तीसरी अनुसूची आपको याद हो जानी चाहिए। वेतन भत्ते दूसरी में, तीसरी में शपथ। पहली में क्या था, राज्यों के नाम आगे, ठीक है। और चौथी में राज्यसभा के लिए, ठीक है। पांचवी में है SC/ST का प्रशासन कैसे चलेगा। हमारे देश के अंदर कुछ एरियाज हैं जो ST एरियाज है। आपको पता है कि राजस्थान में भी हम विज्ञप्ति के अंदर देखते हैं ST एरियाज के अलग पद सर्जित होते हैं, उनका रिजल्ट भी अलग आता है। तो वो उन एरियाज का प्रशासन कैसे होगा, वो अनुसूची 5 में। छठी अनुसूची 4 राज्यों के लिए, कौन से 4 राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आता है कि कौन सा राज्य जो है छठी अनुसूची में नहीं आता है। तो आपको याद रखा अमे त्रिमी, एक शब्द याद रखना अमे त्रिमी, ठीक है। इनसे एक शॉर्ट शब्द हो जाएगा। 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची का अपन ने जस्ट अभी पहले बात करी कि जिन विषयों पर केंद्र जो कानून बनाता है वो संघीय सूची है, और संघीय सूची के अंदर विषय हैं आज की तारीख में आपके 100। संविधान में पहले तो थे 97, फिर केंद्र मजबूत होता गया, धीरे धीरे 3 विषय और बढ़ा दिए। राज्य सूची में 66 थे, धीरे धीरे राज्यों को कमजोर किया इधर से, ये इन केंद्र ने बढ़ा दिया, इधर घटते गए तो 61 हो गए, 66 से 61। तो 97, 67, 47 याद रखना है, 100, 61, 52। वर्तमान में 100, 61, 52, मूल रूप से 97, 67, 47 याद रखना आ सकता है। और इनका अर्थ शायद आप समझ गए होंगे। समवर्ती सूची क्या होती है, केंद्र और राज्य जिन पर समान रूप से शासन ये कानून बना सकते हैं। यदि इन दोनों कानूनों में राज्य ने भी कानून बना लिया और संघ ने भी बना लिया, उनमें टकराट हो गई, तो प्रभावी कौन सा माना जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। अब इनकी भी लिस्टें दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों इस अनुसूची के अंदर कि संघ को कौन कौन से विषय दिए गए उनके लिए। जैसे उदाहरण के लिए रक्षा हो गया, वो संघ का विषय है। आप कल्पना भी कर सकते हैं कि कौन सा विषय, ऐसे प्रश्न आता है कि कौन सा विषय जो है वो संघीय सूची का विषय है। उदाहरण के लिए पुलिस प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन किसका हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं, राज्य का है या केंद्र का है। पुलिस तो राज्य व्यवस्था है, नो डाउट। SI की भर्ती हो रही है, पुलिस कौन करवा रहा है, राज्य सरकार करवा रही है। आज अब जैसे BSF की भर्ती है, रक्षा विषय, रक्षा का विषय, इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा या केंद्र में। तो आपको विवेक के आधार पर देखना है कि कौन सा काम राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आराम से आप डिफाइन कर सकते हैं, उसमें से ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा हुआ, जल व्यवस्था हुई, स्वास्थ्य हुआ, जेल प्रशासन हुआ, इस प्रकार की सब चीजें। राजस्व हुआ, राजस्व मतलब भूमि संबंधी जो भी मामले हैं राज्य सरकार के पास में, ठीक है। तो ये याद रखना है। यहाँ से ये 7वीं अनुसूची थोड़ा आपके इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है अमेत्रिमी। 8वीं अनुसूची आपके आ गई। टोटल 8वीं अनुसूची है भाषा की। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचियां याद करवाने के लिए मैं शॉर्ट क्लिप एक आगे और बनाऊंगा, बार बार आपका उसमें अभ्यास कराऊंगा। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं, मूल रूप से 14 भाषाएं, आज की तारीख में 22 भाषाएं हैं, यानी कि भाषाएं ऐड होती गई है। तो यहाँ प्रश्न आने लायक ये एक सामान्य प्रश्न हमारे विवेक का बनता है कि कौन सी भाषा निम्नलिखित में से नहीं है, लिख दिया अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। ये तो आपको कॉमन एक बिना किसी चीज़ को पढ़े इसमें हम कॉमन एक गैस कर सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा को तो नहीं ऐड किया होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा इसमें नहीं आती है 14 भाषा में। उसके बाद में 2 संविधान संशोधन हुए थे, 3 संविधान संशोधन हुए और इसमें भाषाएं जोड़ी गई। लास्ट के अंदर 4 भाषाएं जोड़ी, याद रखना है। जिस प्रकार से आपको मैंने पहले याद करवाया, 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां, अब एक और आपको याद रखना है 92वां संविधान संशोधन। कौन सा, 92वां। इस संविधान, और ये अभी 2003 में आया, इस संविधान के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। उसको याद रखना है आपको, बोर्ड मास, एक फॉर्मूले से बोर्ड मास। तो बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा, ये आप फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। तो ये आपका 8वीं अनुसूची है भाषा के बारे में। 7वीं अनुसूची किसके बारे में बताई थी आपको, संघीय राज्य उन सूचियों के, विशेष सूचियों के बारे में, ठीक है। 5वीं और 6वीं साथ में है, SC/ST एरिया 5वीं, 6वीं अमेत्रिमी के बारे में। 3री और 4थी किसके बारे में थी, वेतन भत्ते और शपथ, 2री 3री, ठीक है।
राज्य है, चौथी है वो राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन राज्यों को कैसे किया हुआ है। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मूल मूल रूप से यह है कि इस सूची में जो भी कानून विषय डाल दिया जाता है तो उसके ऊपर जनरली न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन यदि संविधान का उल्लंघन कोई भी कानून करता है, चाहे आप 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, 1973 के बाद में उसमें भी संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। उससे पहले जितने भी कानून जो 9वीं अनुसूची में डाल दिए हैं उनमें न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उनमें संशोधन नहीं कर सकती है 9वीं अनुसूची, क्योंकि 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई, मूल रूप से 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को जोड़ने का उद्देश्य यही था कि बार बार जिस विचारधारा की सरकार आती थी केंद्र के अंदर, वो अपने अनुसार जो पहले के कानून को है बदल देती थी। तो क्या हुआ कि 1973 से पहले एक भूमि सुधार के संबंध में एक कानून लाया था कि एक सीलिंग करके कानून था कि इतनी बीघा जमीन से ज़्यादा कोई व्यक्ति अपने पास में नहीं रख सकते हैं। तो सरकार जिसकी फेवर में आती थी वो संशोधन कर देती थी बार बार। इसलिए कहा गया कि 9वीं अनुसूची हम जोड़ करके उसमें ऐसे विषय डालेंगे जिसमें है कि संविधान ये उसको बदला नहीं जा सके, चुनौती नहीं दी जा सके। तो इस आधार पर ये जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 51वां सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और ये भूमि सुधार के बारे में हुआ था कि इसके अंदर ये जो हम कर रहे हैं, सीमा निर्धारित कर रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए, इसमें कोई संविधान में संशोधन बाद में है छेड़छाड़ नहीं कर सके कोई भी सरकार किसी भी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, इसमें कोई होगा नहीं। लेकिन बाद में क्या है कि जैसी विचारधारा की सरकार आई, हर एक ने उस कानून को छेड़छाड़ से बचाने के लिए अनुसूची में 9वीं में डाल दिया उस कानून को। तब एक बार एक मामला आया कि हो तो होलोहन वाद आया था, इसका नाम की हो तो होलोहन वाद पूरा नाम है, ये वाद आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2007 में। तो कहा कि ठीक है भाई, बाद में जो भी विषय 1973 के बाद में जो भी कानून 9वीं अनुसूची में जोड़े गए उनमें है जो संशोधन किया जा सकता है, उससे पहले वाले जो भी कानून बने हैं अनुसूची में 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इस प्रकार से 9वीं अनुसूची है आपकी। 10वीं अनुसूची दल बदल के बारे में, अर्थात कोई एमपी या एमएलए अपने पूर्व दल को बदल करके किसी दूसरे दल में चला जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो उसके लिए क्या प्रावधान है वो इस सूची के अंदर है। और ये प्रावधान कब जोड़ा गया है? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही आपको याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन याद ऐसे हो जाएगा, दल बदल 10वीं, ठीक है, 9वीं नो चेंज, न से न, ऐसे याद रख सकते हैं। 7वीं 8वीं, 7वीं थी विशेष सूची, 8वीं भाषा, 5वीं 6ठी दोनों साथ साथ में है, 5वीं SC ST, 6ठी आपका अमेत्रिमी। अब आती है 11वीं अनुसूची, अभी अपन ने बात करी थी 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ये पंचायतों के लिए कानून बनाया गया और एक अनुसूची छोड़ दी गई। और पंचायतों के अंदर 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। और 18 विषय किसमें है? नगर पालिकाओं के अंदर, वो आगे आएगा 12वीं अनुसूची में। ये दोनों संविधान संशोधन 73वां और 74वां कब आया? 1992 में। ठीक है, 18 विषय जोड़े गए थे, 74वां संविधान, दोनों एक ही सन में आए। ठीक है, और पंचायती राज जो लागू हुआ आपका पूरा देश में 24 अप्रैल 1900 आपका ये 93 या 93। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक दिवस मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल को। आ सकता है प्रश्न अपने, वैसे आ सकते हैं कि नगर पालिका के अंदर कितने हैं विषय? 18, और पंचायतों के लिए कितने विषय हैं? 29। अब ये आपका संविधान की प्रस्तावना के बारे में, ठीक है, तो हमने इसके बारे में पहले चर्चा कर ली है। प्रस्तावना की क्या क्या भाषा थी वो हो गया हमारा। क्या संशोधन हुए तो इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। न्यायालय की व्याख्याएं, संविधान की प्रस्तावना के बारे में न्यायालय की क्या व्याख्याएं आई है, फेमस वाद रहे हैं, तो उनका थोड़ा अपन परिचय करते हैं। कि एक सबसे पहले 1960 के अंदर बेरुबाड़ी मामला आया। वस्तुतः बेरुबाड़ी एक पश्चिम बंगाल के अंदर कोई एक गांव है, एक एरिया था, उसको क्या है कि भारत में सम्मिलित कर दिया गया था विभाजन के समय। तो उसके अगेंस्ट में है जो मामला चला, और फिर आपस में भारत और पाकिस्तान नेहरू के समय नेहरू करके इस प्रकार से एक मतलब दो व्यक्तित्व थे उनके बीच, नेहरू जी और
पाकिस्तान की प्रतिनिधि, दोनों के बीच में जो समझौता हुआ, तो उसके तहत बेरुबाड़ी को है वो पाकिस्तान में दिया गया था। तो उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना की एक स्वरूप परिभाषित हुआ, न्यायालय के द्वारा एक परिभाषा दी गई कि उसमें कहा गया कि प्रस्तावना है ना संविधान का भाग नहीं है, वो अलग चीज़ है। मुखौटा कह सकते हो, आत्मा कह सकते हो, कुंजी कह दो, लेकिन वो अलग चीज़ है, भाग नहीं है। और फिर आगे की बातों में, आगे के जो न्यायिक निर्णय आए उनमें कहा गया कि भाग है। ठीक है, यही आपको ध्यान, यहाँ पे उद्देश्य यही रखना है कि बेरुबाड़ी मामले में प्रस्तावना में भाग नहीं माना है। बेरुबाड़ी खुद ही भाग नहीं रहा हमारा, उसको समझौते के तहत दे दिया गया, हमेशा सीमा विवाद रहा बेरुबाड़ी का। बेरुबाड़ी पश्चिम बंगाल में हमारे पहले था विभाजन के समय, और फिर बाद में बांग्लादेश को दे दिया गया। और केशवानंद भारती के अंदर हिस्सा माना है, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना है, बेरुबाड़ी में नहीं माना। केशवानंद भारती बाद आया कब? 1973 के अंदर। ठीक है, हाँ, ये अहम आपका प्रस्तावना के संबंध में प्रमुख निर्णय था। पहले भी मैंने आपको बताया, जब प्रस्तावना आपको समझाई थी उस समय बताया था कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। अर्थात संविधान के अंदर कुछ मूल ढांचे की बातें भी है, जिस प्रकार से, जैसे कुछ मूल ढांचे की बातों से मतलब है कि पंथ निरपेक्षता शब्द हुआ, या समाजवाद अखंडता हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द हुआ, ये मूल ढांचे के विषय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उनको परिभाषित किया, लिस्ट दिए, उनके अंदर कोई भी प्रकार का संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो निर्णय कब दिया? केशवानंद भारती मामले के अंदर 1973 में। ठीक है, तो प्रस्तावना के दो निर्णय प्रमुख है। एक आपको संविधान प्रस्तावना के बारे में संविधान संशोधन याद रखना है, 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन, 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। अब किसने क्या परिभाषा दी है, मैंने आपको पहले बता रखा है। प्रस्तावना की प्रकृति क्या है पहले बात हो रखी है अपनी, और संविधान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, भाग क्या कौन से हैं, ये हो गया। अनुसूचियां हमने शॉर्ट में अभी समझी है, और शॉर्ट के अंदर ये यहाँ दे रखी है। ठीक है, और प्रस्तावना से जुड़े प्रमुख तथ्य हैं, ये वापस रिपीट का ही विषय है, कोई खास उसमें नहीं है। और यह आपका दल बदल कब आया था? 1985 में, 52वां संविधान संशोधन, जोड़ी की सूची में दल बदल का कानून 10वीं अनुसूची में। ठीक है, और अनुच्छेद 368 हमने कई बार पहले भी चर्चा की है। तो इस प्रकार से ये हमारा भारतीय संविधान के बारे में एक व्याख्यात्मक एक सीरीज थी, और इस संबंध में हम आगे प्रयास करेंगे, समय रहते आपके सामने कुछ प्रश्नावली, अभ्यास प्रश्न लाएंगे, ताकि आप में परिपक्वता आ सके।